गणपत सिंह हत्याकांड। जो मृतक गणपत सिंह थे, आपके जालोर, खासकर मांडोली से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वहाँ के निवासी थे। आपका घर मांडोली में है सर। सबसे पहला सवाल आपसे, उनकी माताजी इतने दिनों तक धरना देती रही, उनका परिवार न्याय मांगता रहा सर। आप एक बार भी धरना स्थल पर क्यों नहीं आए सर? आपने देखा नहीं दिलीप सिंह मांडानी जी को? उनको ये कहना चाहिए था कि जो भी कातिल है उसको पकड़ना चाहिए, कोई भी समाज का हो, कुछ भी हो, हम साथ हैं। और अगर इतने बड़े लोग हैं तो उनको पहल करके डेलीगेशन के साथ एक दूसरे को मिलना चाहिए था। क्या आप इसको कैसे हम करेंगे? आप मेरी बात सुनो, वहां चिल्लाकर डायरेक्टली यहाँ के लोकल एमएलए थे समरजीत सिंह जी, उनकी तरफ इशारा किया, कई लोगों ने आके मेरा नाम लेके किया वहां कि वो गांव में बैठा है, कातिलों को बता रहा है। आपको कैसे पता? तो मैंने इन ऐसे लोगों को देखा है कि वो समाजों में वापस अगर थोड़ी बहुत भी दूरियां होती है तो उनको प्रेम नहीं, तो दूरियां बढ़ती जाए। और मैं नेता कैसे बनूं और माइक आने के बाद में मैं मेरी बीमारी कैसे दूर करूं बोल बोल के, जिसकी वजह से वो लोग समाज में जो है बहुत बड़ी दूरियां पैदा कर लेते हैं। अच्छा रतन जी, आपने बहुत बार इस उत्तर में समाज का नाम लिया, समाज के बहुत है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि देवासी समाज के लिए आपने क्या किया है, इतने बार आप पावर में रहे हैं, सत्ता दल में रहे हैं, लगातार कई बार आप है ना एक मेन केंद्र रहे और देवासी समाज से आते हैं, वो आपका बहुत बड़ा सपोर्टिंग रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रतन देवासी ने देवासी समाज के लिए क्या किया, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको कि डीएनटी के जो नेता है या जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आप दोनों पर प्रश्न उठाए, तो अब आप दोनों एक टीम हो चुके हो। तो मैं ये क्या मानूं, ओटाराम जो रतन देवासी एक टीम है। आप जब एनएसयूआई से आए, ठीक है, उस समय आपको अशोक गहलोत का, ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत समर्थन प्राप्त था, उन्हीं की वजह से आप राजनीति में आए, उस तरह उन्होंने बहुत समर्थन किया। कहते हैं कि हर को एक गॉडफादर नहीं तो आइडल की जरूरत होती, उस समय अशोक गहलोत चाहते। और अब लोग कह रहे हैं कि यार समय बदलता है तो रतन जी भी अपनी चाल बदल देते हैं, जहाँ सूरज उगता है वहाँ रतन जी उगते हैं, और अब धीरे धीरे सचिन पायलट के खेमे की तरफ जा सकते। सुनिएगा पूरा प्रश्न, खेमे की तरफ जा रहे हैं। बीच में आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कांग्रेस के, राइट सर? तो अब फिर ऐसा करेगा, धीरे धीरे के ना गोविंद डोटासरा भी है ना नजदीकी दोस्त जैसे है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई रतन जी है किस खेमे के? अशोक गहलोत, पायलट साहब, या गोविंद डोटासरा जी का जो एक बना उसका कह दे हम आपको? जब गहलोत साहब ने सबको बुला के पूछा कि वैभव गहलोत जी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, तो ये सारी बातें हुई। मैं और संयम लोढ़ा जी, दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने वहां मीटिंग हुई और भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, माहौल अनुकूल हमारे नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? कि राज हमारा गया, अभी 3 महीने हुए, और चूंकि मैं इस बात को कह रहा हूं, खुला कह रहा हूं कि 5 साल कांग्रेस का राज गया, तो पता नहीं गहलोत साहब को किन लोगों ने अंधेरे में रखा या नहीं रखा। जालोर सिरोही से वैभव गहलोत को चुनाव लड़ना था, तो जिन लोगों को गहलोत साहब ने राज की चाबी दे दी जालोर जिले में, और जिनको पूरा सिस्टम दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, करो सो करो, तू ही राजा, तू ही प्रजा, तू ही देवता और तू ही कर्णधार, आवत है ना, वो जो सबको दे दी और उनको कह दिया रिजल्ट आना चाहिए, तो उन लोगों ने लोगों को संभाला नहीं। कार्यकर्ता हाशिए पे है, आपको अंधेरे में रखा गया है, आपको गलत फीडबैक दिया गया, और लोग नाराज है क्योंकि न तो किसी का कोई काम हुआ, और जिनको जो मर्जी से करना था किया। तो साहब माहौल अनुकूल नहीं है। अगर किसी के मन में फर्क होता तो संयम लोढ़ा जी और मैं ये बात थोड़ी कहते। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। सवालों के ऐसे भंवर में अक्सर हम उन नेताओं से पूछते हैं कि आपने जनता के लिए क्या किया, तो नेता कहते हैं कि आप उस पाले के हैं या आप इस पाले के हैं। अक्सर हमें तमके दिए जाते हैं, लेकिन हम उन नेताओं से कहते हैं कि इंद्रदेव के पाले के हम हो या ना हो, लेकिन हम हमारी जिम्मेदारी जरूर निभाते हैं कि सवाल पूछना हम छोड़ते नहीं। तो आज सवाल पूछने के सिलसिले में हम आए हैं जालोर की धरती पर, जहां हम पूछेंगे एक ऐसे एमएलए से उनके सवाल जिनके बारे में कहा जाता है कि देवासी समाज का सम्मान करते हैं, खुद देवासी समाज से आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि 36 कौम इन्हें बहुत प्यार करती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रानीवाड़ा से कांग्रेस के विधायक श्री रतन देवासी जी, जिनसे हम आपके हिस्से के सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रतन जी समय देने के लिए। थैंक यू। सवाल के शुरू करने से पहले वो कहते हैं ना कि यार धीरे धीरे पहली बॉल आराम से फेंकनी चाहिए, दूसरी बॉल अच्छी फेंकनी चाहिए, पर हमारा काम है कि हम पहली बॉल बाउंसर से फेंकते हैं। मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, गणपत सिंह हत्याकांड,
जो मृतक गणपत सिंह थे, आपके जालोर खासकर मांडोली से जुड़े हुए व्यक्ति थे, वहाँ के निवासी थे। आपका घर मांडोली में है सर। सबसे पहला सवाल आपसे, उनकी माताजी इतने दिनों तक धरना देती रही, उनका परिवार न्याय मांगता रहा सर। आप एक बार भी धरना स्थल पर क्यों नहीं आए सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो हत्याकांड हुआ बहुत दुखद था। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य के प्राण जाते हैं और वो ऐसी परिस्थिति में जाते हैं जब वो गंभीर बीमार नहीं होता और इस प्रकार का हादसा होता है जिसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और फिर अगर कोई मनुष्य अपनी जान गंवाता है, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुखद कोई भी पहलू नहीं हो सकता है। अब दो बातें, क्योंकि बहुत लंबा तो हो जाएगा, पर मैं आपको सिर्फ दो बातें बताना चाहता हूँ। पहले आपके सवाल का ही जवाब दे देता हूँ कि मैं क्यों नहीं गया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मैं नहीं गया, ये तो राइटिंग ऑन वॉल है। इस बात का मुझे भी मलाल है, दुख है कि मैं क्यों नहीं गया, मुझे जाना चाहिए था। अगर वैसे आप गिनो तो मैं कल्प्रिट हूं, मैं नहीं गया। और अगर जब जो मैं आपको बताऊंगा तो उस हिसाब से मेरी समझदारी हुई, नहीं तो ये मामला इतना खुलता भी नहीं। दोनों बातें हैं। कभी भी कोई अवसर हुए हम तुरंत पहुंचे हर जगह। इस मामले में ऐसा हुआ कि जब स्वर्गीय गणपत सिंह जी का मामला हुआ और सुबह खुलासा हुआ कि भाई ये डेथ हो गई है और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग रहे, हुआ ये कि उसके 24-48 घंटे में पता नहीं कैसे तो मैनेजमेंट हुआ है, कौन सा ऐसा कोकस था, अब तो सबको पता चल गया है कि उन लोगों ने उसको इस प्रकार से मामले को कर दिया कि मृत जहां उनका शव मिला उसके पास में थोड़ी दूरी पे जो मोहल्ला है वो पूरा देवासियों का मोहल्ला था। ठीक है, तो सबसे पहले सूचना भी उन्होंने दी। बिल्कुल। अगर आदमी कोई सूचना देता है तो उसका कर्तव्य होता है। मैं तो कह रहा हूं जिस आदमी ने सूचना दी उसका कर्तव्य था, उसने सही किया। मगर उससे पहले कुछ लोग जो आज भी कह रहे हैं कि पशु लेके वहां से निकले और पास में से होके गए, उन्होंने सूचना नहीं दी, पहली बात। दूसरी बात, 48 घंटे में ऐसा वातावरण बना दिया, अरे साहब देवासियों ने मार दिया, देवासियों ने मार दिया, देवासियों ने मार दिया। एंड इट वाज अ प्लानिंग, सोची समझी बात थी कि इस मामले को इस तरफ ले जाओ, क्योंकि अब तो चार्जशीट आ गई, खुलासा हो गया। तो आप उसको देखते हुए आप सीन को समझो कि उनको ले गए वहां और ये बता दिया कि देवासियों ने किया। मैंने प्रथम दिन ही, जब मेरे पास में गांव के लोग आए, अन्य समाज के आए, देवासी समाज के आए, मैंने सबसे पहले पूछा कि आप लोग जाके इकट्ठे होकर तसल्ली कर लो, अगर कोई सच बोलता है आपके अंदर से है तो उसको आप सरेंडर करा दो, और नहीं है तो अगर हमारे अंदर से भी कोई निकला तो कोई भी आदमी इसकी मदद में खड़ा नहीं रहेगा। ये मैंने पहले स्पष्ट बात कर दी थी सबसे। अब क्या होता है, आप धरने पे हम जाते हैं, चूंकि लोगों को यहां थाने में बुला रहे थे और उनको टॉर्चर किया, बेगुनाह लोगों को मारा। आप समझो, शादी करने जो व्यक्ति आया उसको भी बुलाकर जो है ऊंचा नीचा किया। मैं आज भी कह रहा हूं कि उसके अंदर एक दो ऐसे पुलिस वाले थे, जो पुलिसकर्मी, उनको सब पता था कि क्या हुआ है, पर पता नहीं वो किससे मैनेज हुए, कैसे किए, उन्होंने उस बात को छुपाई। हमने जब तसल्ली की तो हमको ये पता चल गया कि बात कहीं और है, ऐसी शंका हुई। एक बार हमने विचार किया धरने पे जाए। मैंने कहा धरने पे जाएंगे तो क्या इनके लोगों को बुला के मारपीट कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, तो ये धरने पे आके हाईजैक करना चाहते हैं धरने को और जांच को प्रभावित करना चाहते हैं, इनके लोगों को पूछताछ नहीं करे इसलिए चाहते हैं, तो बोले अपना और नुकसान होगा। तो हमने सबको ये कहा, अगर देखिए साहब गलत लोगों को लेके गए तो हम भी 2-5-10 हजार लोग धरना देते, पर होता क्या, मामला और उस तरफ मोड़ जाते और दो जातियों के बीच में और ज्यादा क्लैश करते। वो ये 2-5 हजार आते हैं, फिर दूसरे 10 हजार आते हैं, कहां से निर्णय होता। एक 18 महीने तसल्ली रखना, बेगुनाह लोगों को ले जाके अंदर रात भर रखना, मारपीट करना, उनको टॉर्चर करना, दबाव देना, यहां तक की है कि भाई कोर्ट से छूट जाओगे एक बार तो स्वीकार कर लो। और आप किसी भी पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक रहे यहाँ या आईजी रहे इस रेंज में, आप उनको उठा के पूछ लो, अगर कोई भी ये कह दे कि मैंने टेलीफोन करके ये कहा हो कि साहब आप इनको मत करो और दूसरों को करो, मैंने तो 2-3 बार फोन किया और सबको ये कहा कि साहब जो करना है करो, मगर पक्का सबूत मिले जब जाके करना, और इस मामले में जड़ तक जाना है, क्योंकि इससे दो जातियों के बीच में भी मामला खराब हो जाएगा और गांव का मामला और ठहरा। एक बात, इसलिए
हमने सोचा कि थोड़ा दूर रहो, मत जाओ। हमने कॉपरेट पूरा किया, पुलिस को कॉपरेट ही किया ना। आप एक बताओ, ज्ञापन के अलावा अगर कभी कहीं पुलिस थाने के बाद धरना भी दिया हो, किसी लोगों ने जाके इकट्ठे भी हुए कि हमारे लोगों को रोज क्यों ला रहे हो, दूसरों को नहीं ला रहे हो, ये कुछ कोकस लोग थे वो है। मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं दो बातों का, कि हमारी माता जी धरने पे बैठी, अनशन पे बैठी, हमको भी दुख होता है। पर अगर वो अनशन पे नहीं बैठी होती और जिस दिन जो गुनेगार थे वो पकड़े गए, उसके 48 घंटे पहले एक प्रयास हुआ उनको धरने से उठा ले, क्रम अनशन से उठा ले, और कुछ लोग क्रमिक अनशन करे, उस बहाने वो उठ जाए तो पुलिस पर दबाव बंद हो जाएगा और वापस मामला टल जाएगा। मैं उनके परिवार के लोग और उन्हीं राजपूत समाज के जो लोग जो उनके साथ थे, सपोर्ट कर रहे थे धरने में, जो बैठे थे वो नहीं, जो हमारे गांव के लोग जो साथ थे उनके, उन लोगों ने उनको लास्ट मोमेंट अनशन से उठने नहीं उठने दिया। इसकी वजह से सत्य पकड़ा गया और सच सामने आ गया और पता चल गया किस व्यक्ति ने किया। तो आप तो ये बात कहो कि हमारे लोगों ने जो पेशेंस रखा, और आप बताओ इसका भी कभी रिएक्शन आपने देखा? मैंने पहले कहा था मुझे रिपीट नहीं करना है, मगर चूंकि ये बात आई है तो वो लिंक्ड है, इसलिए कहना पड़ेगा कि अगर कोई समाज को न्याय दिलाना चाहता है ना, जैसे मैं धरने पे जाता तो मैं तो कहता कि कोई और गुनेगार है, आप हमारे लोगों को क्यों फंसा रहे हो, मगर अगर हमारा आदमी भी गुनेगार है समाज का तो उसको पकड़ना चाहिए। और अगर मैं वहां जाके गलत बातें करता धरने पे तो क्या न्याय मिलता? आपने देखा नहीं दिलीप सिंह मांडानी जी को, उनको ये कहना चाहिए था कि जो भी कातिल है उसको पकड़ना चाहिए, कोई भी समाज का हो, कुछ भी हो, हम साथ हैं। और अगर इतने बड़े लोग हैं तो उनको पहल करके डेलीगेशन के साथ एक दूसरे को मिलना चाहिए था। क्या आप इसको कैसे हम करेंगे? आप मेरी बात सुनो, वहां चिल्लाकर डायरेक्टली यहां के लोकल एमएलए थे समरजीत सिंह जी, उनकी तरफ इशारा किया कई लोगों ने आके, मेरा नाम लेके किया वहां कि वो गांव में बैठा है, कातिलों को बचा रहा है, आपको कैसे पता? तो मैंने इन ऐसे लोगों को देखा है कि वो समाजों में वापस अगर थोड़ी बहुत भी दूरियां होती है तो उनको प्रेम नहीं, वो दूरियां बढ़ती जाए। और मैं नेता कैसे बनूं और माइक आने के बाद में मैं मेरी बीमारी कैसे दूर करूं बोल बोल के, जिसकी वजह से वो लोग समाज में जो है बहुत बड़ी दूरियां पैदा कर लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि आखिर में सच सामने आ गया, बहुत अच्छा हुआ। भगवान महादेव आपेश्वर जी ने हम सब की तरफ देखा। और अगर मैं तो आज भी कहता हूं कि उसमें अगर कोई देवासी समाज का भी आदमी होता और उसका नाम आता तो वो भुगतता, उसने गलत किया है तो उसके लिए कोई समाज थोड़ी भुगतती है। आज अगर गणपत सिंह की हत्या करने के लिए आरोप में गजेंद्र सिंह का नाम आया है या अन्य किसी का नाम आया है तो उसको समाजों से थोड़ी तुलना करेंगे। इसका मतलब क्या उस पूरी समाज ने प्लानिंग करके उनको थोड़ी मारा था? ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को बहुत जवाबदारी से काम करना चाहिए। लेकिन रतन जी, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन जो मृतक का परिवार है, हम लगातार धरने को कवर करते रहे, हम पहुंचे स्पॉट पे, कई बार माताजी से बात की। जो मृतक के परिवार, उनके जो भाई हैं, उनको हमने जब पूछा क्या रतन देवासी जी का आपको कभी फोन आया, कभी टच आया, कभी संवेदना व्यक्ति, बोला एक बार भी आज तक कभी फोन नहीं आया। नहीं, तो नहीं, गलत है। मैं उनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद उनके निवास स्थान पे गया, परिवार के साथ शोक व्यक्त करके आया, वहां बैठा, बातचीत की और ये कह के आया कि जो भी काम हो, मदद हो, आप मुझे कहना, मगर निष्पक्ष जांच कराओ और जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। तो मेरा जो कर्तव्य था एक नागरिक के नाते, गांव के निवासी के नाते, मैं परिवार के पास तो जाके आया। उसके बाद में जब मैंने देखा कि ये पूरा मामला जो है इस परिवार को भी अंधेरे में रख रहे हैं और कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि असली कातिल बाहर आए। अब यार आप बात कर रहे हो, मेरी बात सुनो, जो पकड़े गए वो खुद ज्ञापन दे रहे थे कि न्याय दो। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? चलो हम तो नहीं गए, हम तो दूर थे, हमारे तो पूरे समाज में प्रश्न चिन्ह लगा था। तो कैसा मामला ठीक हो? आप एक बताओ, नार्को टैक्स की बात कहां से आई? आपको जानकारी में है? नार्को टैक्स की बात की गई थी, कहां से आई? ये मैंने जो देवासी समाज के लोग जिनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था और जो शक के घेरे में थे, जिन पे शंका थी, उनको मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन लिख के दो कि न्याय होना चाहिए और जांच बिल्कुल सही होनी चाहिए और चाहे तो सभी पक्षों का करावे और हमारा जो है उनका भी नार्को टैक्स करावे। ये एप्लीकेशन लिखवा कर उनके हाथ से सिग्नेचर कराकर जयपुर में आईजी जो बैठते थे सीएमओ में, उनको जाकर मैंने खुद ने दिलाई थी। आप कह रहे आपसे प्रेरित थी ये लिखी हुई एप्लीकेशन? मैंने कहा कराओ, तो और क्या हो सकता है? और कैसे आएगा सामने आदमी? जो एक समाज को बार बार आप बुला के लोगों को बिठाते हो, हम धरना करें तो कहे कि देखो ये चोर है इसलिए इतने ताकत बता रहे हैं, अपनी इनकी फौज लेके आ रहे हैं, लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सही बैठे रहे चुपचाप,
तो सहन करते जाओ, कैसे होता? इसीलिए वो जांच तत्कालीन जो प्रोबेशन पे थे आईपीएस कामले जी, उनके पास में गई, उन्होंने उस एप्लीकेशन के आधार पे कोर्ट पे पेश की कि भाई इनका नार्को टैक्स कराना है और ये सहमत है, और उन लोगों ने कहा कोर्ट में हम सहमत है, मगर अगले के भी कराओ, हम 2 फ्री हो जाएंगे तो दूसरे 2 पकड़ लेंगे, तो ये तो बच के रहेंगे। तब जाके गजेंद्र सिंह जो है वो उसने इनकार किया कि मैं नार्को टैक्स नहीं कराऊंगा। तो अब आप बताओ कि किसी को बचाना या कुछ नहीं करना होता तो कोई लिखवा के देता क्या? वहां मैंने लिखवा के दिया है, रिकॉर्ड पे है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि आपने लिखवा के दिया। पर मेरी बात सुनो, ये रोज आज अपन बैठे हैं, आपने कहा, अपन ने कहा चलो बात कर लेते हैं, सब बैठे बात कर ली अपन ने, तो जब सही समय होती है, जब बात बोली जाती है, रोज कोई व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कुछ भी लिखे तो 24 घंटे काम करे या जवाब ही देते रहे? जवाब देने का अपना एक समय होता है, तरीका होता है, स्टेज होता है। और जो काम अपन कर रहे हैं, क्या रोज मैं करा क्या हूं तो बाहर आके मैं वीडियो पे बोलूं आज हमने नार्को टेस्ट की एप्लीकेशन दे दी है? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है ये। जरूरी ये है कि आप चीजों को ठीक ऑर्गेनाइज करके और जो सच है वो सामने लाना है, तो उसके लिए आपका काम आप किए जाओ। तो 18 महीने चुप रहे तो सत्य तो सामने आया ना, और नहीं तो धतिंग करने के लिए कौन ना कह रहा था, सब कर सकते थे। तो ऐसे तो कई एग्जाम्पल्स है, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर मैं वापस एक बात कहता हूं, अपील करता हूं मेरी तरफ से, कोई भी गलत कार्य करता है, किसी प्रकार का मारपीट करे, हत्या करे या कुछ भी करे, तो सर्वप्रथम कभी भी उस कोई भी समाज हो 36 कौम में, उसके साथ में उस व्यक्ति या उसको नहीं जोड़ना चाहिए मामले को, किसी भी मामले को। यही कहना चाहिए कि व्यक्ति गलत है, व्यक्ति समाज कंटक हो सकता है, गुनहगार हो सकता है, कोई भी समाज नहीं होता है। हम अक्सर समाजों के बीच में करके फिर ये दूरियां बढ़ा देते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति रही है, गांव में 36 कौम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, आना जाना। आप देखो 18 महीने क्या हालत हो गई थी, गांव में कोई एक दूसरे को बात करने को तैयार नहीं था, शाम को घरे में बैठ जाते थे, एक दूसरे का प्रेम था आने का, वो बंद करा दिया लोगों का। कैसे बात होती है, शादी ब्याह बंद हो गए, एक दूसरे के वहां आना, क्या मतलब, हमने ये अच्छा काम थोड़ी किया था सबने। और जो कर रहे थे उनको सबको पता, जो उसको पता है कि मैं गुनहगार हूं, वो जाके वहां ज्ञापन दे रहा है और बात कर रहा है। बताओ, अगर ये नहीं पकड़ा गया, आज मैं मानूं अगर नहीं सामने आता सच, तो क्या होता? यही कहानियां चलती ना, और जो गुनहगार है वो समाज के साथ में बैठा रहता। तो एक बात बताओ, आप तो दूसरे की बात कर रहे हो, स्वयं समाज में, रिश्तेदारी में, गांव में व्यक्ति ऐसा कृत्य करने के बाद में शान के साथ में बैठा है अंदर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। अच्छा रतन जी, आपने बहुत बार इस उत्तर में समाज का नाम लिया, समाज क्या बहुत है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि देवासी समाज के लिए आपने क्या किया है, इतने बार आप पावर में रहे हैं, सत्ता दल में रहे हैं, लगातार कई बार आप है ना एक मेन केंद्र रहे और देवासी समाज से आते हैं, वो आपका बहुत बड़ा सपोर्टिंग रहा है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि रतन देवासी ने देवासी समाज के लिए क्या किया, तो आप क्या बताना देखो, चाहेंगे? मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ, क्योंकि काफी लंबा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 बातें बता। एक जनप्रतिनिधि के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते बिल्कुल मेरा दायित्व है और जिम्मेदारी है कि 36 कौमों के लोगों के लिए और उस क्षेत्र के लिए, इलाके के लिए अच्छे काम करूं। ठीक है, जो रिकॉर्ड पे है, बहुत सारी बातें हैं, वो मान लो क्या डेवलपमेंट किया उसके लिए अपन अलग भी बैठ सकते हैं, पर बहुत कुछ किया होगा जो हमारा फर्ज बनता था। मैं एक आज तो सरकार में नहीं है, 2.5 साल हुए एमएलए बने, सरकार में थे जब मैं 2008-13 के बीच था, तब अनेकों ऐसे काम हैं जो अच्छे उदाहरण साबित होते हैं, जिनको हम लोगों ने वहां किया, मैंने किया, मतलब लोगों की मदद से उन डेवलपमेंट के काम कराए। तो पहली बात है कि जवाबदारी 36 कौम के प्रति होती है। निश्चित रूप से जिस समाज में आप, किसी भी समाज में आपका जन्म हुआ है, तो उसके प्रति आपका दायित्व रहता है। देवासी समाज में बिल्कुल रहेगा। देश आजाद होने के बाद इतनी बड़ी जनसंख्या राजस्थान में है और उन्होंने कभी भी जनप्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में कभी भागीदारी नहीं हुई। 2003 में, आज से करीबन 23 साल पहले, सर्वप्रथम टिकट मेरे को मिला, चुनाव लड़ा, मैं चुनाव कम वोटों से हार गया, कोई दिक्कत नहीं, मगर उसके बाद में राजनीतिक जागरूकता आई। हमने जहां जैसे संगठन हो, अपनी अपनी पार्टियों के या जनप्रतिनिधि के तौर पे प्रधान बनाने, डेलीगेट बनाने, एक अवसर दिया। सबको अवसर तो सभी समाज को देना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा मैं उन बातों पे नहीं आना चाहता कि यहाँ आवासीय विद्यालय हो गए, यहाँ छात्रावास हो गए, सरकार की स्कीमें हैं, जो मेहनत करेगा वो आ जाएगी, वो कोई बड़ी बात। मुख्य बात यह है कि इट इज अ डेली अफेयर। डेली अफेयर कैसे होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप बैठे हो, हम 17-18 घंटे काम करते हैं, पूरे दिन फील्ड में घूमते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के छोटे छोटे काम होते हैं जिसको कई बार नजरअंदाज किया जाता है,
और उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो जब हम लोग बैठते हैं तो ये डेली का बात है कि आज मेरे ये काम पड़ गया है, मेरे लिए यहाँ टेलीफोन कर लो, मेरे लिए यहाँ कह दो, मेरे लिए वहां कह दो। तो निरंतर 24 घंटे का 365 दिन का प्रोसेस है, वो भी काम में ही आता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत एक्सक्लूसिव बहुत बड़ा आपने कुछ करना था और आपने किया कि नहीं किया। मैं सरकार में एमएलए रहा 5 साल, जब 8 और 13 में पहली बार जीते, और लोगों में चाम भी था कि पहली बार हमारा एमएलए जीता है, सरकार आई है। उस समय आप समझो कि पहली बार उन्होंने राज भी देखा होगा, तो कईयों ने कितने काम बताए होंगे, हुए होंगे, उनको गिनाने से भी कोई मतलब नहीं है। मैं अनगिनत आपको ऐसे उदाहरण दे दूं तो बैठे बैठे आपको 100-200 उदाहरण दे सकता हूँ। डेली अफेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, डेली अफेयर्स की। और बाकी तो सरकार के स्कीम का लाभ उनको मिले, उसके लिए निश्चित तौर पे बहुत सारे प्रयास किए। वो तो रिकॉर्ड पे है विधानसभा के, और जो हुआ है फील्ड में वो भी है, भले कुछ भी हो। अब स्पेसिफिकली कुछ है तो आप मुझे बताना, मैं बता दूंगा आपको क्या है। तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि के नाते 36 कौम के प्रति आपकी जवाबदारी रहती है, करना है। समाज में हूँ मैं, और बता दो, लोगों ने जब समाज में वो इतनी पहली बार आया तो लोगों ने मेरे पे टैग लगा दिया जातिवाद का। मैं हमेशा कहता आया, आज भी कह रहा हूँ कैमरे के सामने, कि अगर अच्छे समाज को, आपके समाज को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा संगठन बनाना है, अच्छी तरीके से वो जनप्रतिनिधि बने और आगे बढ़े, तो ऐसा जातिवाद जो है वो समाज हित का और सभी समाजों के हित का होता है, निश्चित तौर पे करना चाहिए। पर कोई गलत करे, कोई किसी से झगड़ा करे, किसी को परेशान करे, आपको स्वयं को लगे कि ये ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, और फिर आप उसके बचाव में 100% उतर जाओ, तो वो फिर जो है वो अच्छा नहीं है किसी भी समाज या किसी भी व्यक्ति के लिए। अच्छा, समाज की जब बात कर रहे हैं रतन जी, तो आप मुझे ये बताइए, जुलाई की फर्स्ट वीक में डीएनटी एक संगठन है आप लोग, ठीक है सर, जिसमें कई अलग अलग अदर जातियां आई है, ठीक है सर। डीएनटी संगठन के लोगों का हमारी जब बातचीत हमने की तो उनका कहना है कि जुलाई फर्स्ट वीक में उन्होंने राजस्थान जयपुर में बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था, ठीक है सर। एक बहुत बड़ी मांग थी उनकी। उसमें चलो सत्ता दल के जो नेता है वो तो नहीं आए, मान सकते हैं कि सत्ता के खिलाफ कर रहे थे, मांग उनकी सत्ता से, तो वो कैसे आ सकते, पद पे रहते, आसीन रहते हुए। उनको एक मन में बड़ी पीड़ा है कि भाई रतन देवासी हमारे समाज से नेता है, हम उन्हें बहुत चाहते हैं, प्रेम करते हैं, क्या कारण है कि रतन देवासी हमारे साथ नहीं जुड़ एक रहे? बात बताऊं, ओनली देवासी समाज की बात होती, रेबारी समाज की बात होती, हाँ, और उनका कोई आंदोलन होता, जिनको मैं जानता हूं, डिस्कस होता साथ में बैठ के, हाँ, और उन आंदोलन को अपन करते, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेता के नाते। कल वहां मान लो कौन लोग आ रहे हैं, क्या हुआ है, नेतृत्व में कहाँ कमी रही जिसकी वजह से बल प्रयोग भी हो गया, ये सारी चीजें तो जिम्मेदारी किसकी होती है? लीडर की, किसी और की नहीं होती है। अगर मैं नेतृत्व करूंगा, मेरी जिम्मेदारी बनेगी तमाम चीजों की। आज तक 30 साल के मेरे कैरियर में कई आंदोलन हुए हैं, कई धरने हुए हैं, कई प्रदर्शन हुए हैं समाज के, कई ऐसे मैं आपको जिले वाइज गुनाऊं जहां धरने या बहुत बड़ी रैलियां हुई होगी। इस प्रकार का जो है माहौल कभी नहीं बना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि अगर समाज का पर्सनल मामला होता तो आइडेंटिफाइड होता है कौन कौन लोग आए, कैसे है, कौन कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन बैठे है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी ले सकते हैं। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी राजस्थान के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है, अन्य समाजों के प्रति भी है, लोगों के प्रति भी है, एक बात। तीसरा, आपने डीएनटी की बात की, मैं आज कह रहा हूं कि सबसे पहले मेरी जो इच्छा है या मेरी जो बात है, सबसे पहले कि एमबीसी में और मजबूत हम कैसे हो। एमबीसी में हमको आरक्षण प्राप्त है, 2008 से शुरू हुआ, 2008 से लेके 2026 तक आप देखो तो इस दौरान जितने रेबारी समाज के उससे पूर्व के तुलना में अधिकतर जितने भी जो है परीक्षाओं में पास होकर कर्मचारी बने हैं या लगे कहीं ना कहीं, वो सिर्फ एमबीसी के रिजर्वेशन के हिसाब से लगे। ठीक है सर, 3, 4, 5 जातियां उसके अंदर है, वो मिल रही है। उसमें और ताकत देके 5% में कैसे हम उसको 9वीं सूची में जुड़ाए, कैसे और ताकत मिले, पहली तो बात उसको करनी चाहिए। एक जो मिल रहा है जिससे हमने पूरा लाभ ही प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, और हम उसमें लाभ ले रहे हैं और उसको और मजबूत करना है, उसको छोड़ दिया। फिर अगर कोई आंदोलन होता है और कुछ लोग साथ बैठते हैं, अगर मैं कर रहा हूं तो जैसे हमने महाकुंभ किया मान लो, तो सभी लोगों को साथ बिठा के बातचीत करने के बाद में कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, ओपिनियन डेवलप करके उसके बाद में कोई निर्णय होता है। निर्णय आदेश से नहीं होता है कि मैंने रतन देवासी ने कॉल कर दिया कि इस तारीख को मीटिंग है, इस तारीख को धरना है, आप सबको आना है, ऐसा नहीं होता है। सब लोगों को बिठाया जाता है, जो बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि है जिले वाइज। आपने देखा इन जिलों में क्यों लोग कम आए,
जिले स्तर के धरने थे, उनमें 100-200 लोग ही क्यों हुए इनमें? क्योंकि डिस्कशन होना होता है, डिस्कशन होकर फिर एक निर्णय लिया जाता है। आज मैं इस बात को अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं कि 1 मार्च 2027 से जनगणना, जातीय जनगणना हो रही है, बाकी जनगणना अभी हो ही रही है, जातीय जनगणना हो रही है। हाँ। 5% हम आरक्षण एंजॉय कर रहे हैं, हम 10% मांगेंगे। मुझे जो समझ में आया है, जो सुना या बताया गया है कि 10% में एससी में से भी काटना है, एसटी में से काटना है, एमबीसी में से काटना है, ओबीसी में से काटना है, फिर 10% देना है। इतना आसान आप समझते हो राजस्थान में आज की तारीख में है क्या सभी वर्गों में से आरक्षण लेके और सिर्फ देना? नंबर 1। नंबर 2, जो डीएनटी में अन्य समाज है, जो कोई धरने में जाता होगा, कोई कुछ करता है, जो अभी हमारे साथ ही नहीं बैठे, जिनको मैं जानता नहीं हूं कौन है, किस पृष्ठभूमि से, अदर देन देवासी समाज, दूसरे जो है उनको मैं बराबर परिचित नहीं हुआ, कौन से जिले से है, बैकग्राउंड क्या है, वो लोग लेके आ रहे हैं, वो कौन है, कैसा है, क्या है। तो जब तक सारी चीजें नहीं पता है, आप कैसे अज्यूम करते हो कि मेरे जैसे आदमी से, तो समाज तो हमारे साथ में भी है ना। मेरे को तो इस पूरे इलाके में सारे लोगों में कोई कुछ नहीं कहता है कि क्यों नहीं गए, क्या नहीं गए। आपको, आप कह रहे हैं जालोर के दिवासी कोई एक भी नहीं मेरी कह रहा बात सुनो, आपके यहाँ मीटिंग हुआ, यहाँ आंदोलन हुआ, 150 जने हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ जो आंदोलन में गए ना, उन लोगों ने कहा कि 200 लोगों में क्या होता है, सिरोही में आप देख लो कितने हुए। मैं इन शॉर्ट इस बात को आपको जो है इसको समाप्त करता हूँ एक लाइन के बिना जो भी जितनी भी जातियां हैं, कौन लोग है, कौन उनके अलग अलग जातियों के लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसा है, क्या है, उनके साथ आने वाले लोग क्या है, किस तरीके से हम करेंगे, बिना सारी चीज जाने जिम्मेदारी लेना संभव नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एमबीसी, मैं आज भी कह रहा हूं कि एमबीसी कैसे मजबूत हो, मेरा ध्यान उस तरफ है, क्योंकि उसने हमको दिया है। गुजरों के बलिदान पे हम लोगों को आरक्षण प्राप्त हुआ है। हमारी एक जान नहीं गई, वहां गई थी 70 के करीबन, और उसकी वजह से हमारे लोग नौकरियां लग रहे हैं अभी। उसको कैसे अधूरा छोड़ेंगे हम लोग? और उसको मजबूत करना, जातीय जनगणना होने के बाद में, उसके बाद सारी स्थिति सामने आएगी कि कौन डीएनटी का भाग है, कौन एमबीसी का है, कौन ओबीसी का है, कौन नहीं है, कौन कितना सक्षम हुआ है, कौन क्या है। तो अभी तो देखो मेरे पास में बहुत ये ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत गंभीरता से, नाजुकता से और सीरियसली डील करने पड़ते हैं। सिर्फ आंदोलन के नाम से आंदोलन नहीं होते हैं। अच्छा रतन जी, आपने अब मैं भी 2-3 पॉइंट में, पहला प्रश्न मेरा इसी में से, क्या आप कभी लाल सिंह रायका जी से मिले हैं? मुझे एक बार जयपुर मिले थे। एक बार आप जयपुर मिले थे? जयपुर मुझे मिले थे, हाँ, मेरे पास आए थे, ठीक है। हाँ। उन्होंने कहा था कि काफी लोग साथ थे, हाँ। कि इस टाइप से डीएनटी की मीटिंग वगैरह करनी है। ओके ठीक है, हो गया। हाँ। उसके बाद में किसी ने, मेरी बात सुनो, मैं इसलिए नहीं ज्यादा कहता क्योंकि हर आदमी अलग है, हर एक ने अपनी अपनी संस्था बना रखी है। पशुपालकों की हमारे कई संस्था है, हमारे वहाँ एक राजस्थान स्तर की पशुपालकों की ओतीराम ने संस्था बना रखी है, जो जहाँ भी पशुपालक मध्य प्रदेश या बॉर्डर पे बैठे हैं उनके पास जाके इन काम करते हैं, चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग को अटेंड करते हैं। तो इस तरीके से सभी लोगों के अपने अपने संगठन है, मगर और अपना अपना काम भी करना चाहिए। पॉइंट रिगार्डिंग सिर्फ कोई एक व्यक्ति से केंद्रित नहीं है, आप समझो बात को। पर लोग कह रहे हैं समूह नहीं, लोग तो मेरी बात सुनो, 30 लाख की आबादी है और उनके साथ में अन्य जाति के लोग जुड़े हुए हैं। कौन क्या कह रहा है, उनमें उनके साथ में कौन है? मैं जहां बहुत संख्या में हम लोग रहते हैं और हमारे अपने लोग हैं, खुद का घर छोड़ के पहले बाहर पंचायती करने जाएंगे क्या? लोग कहेंगे घर ही नहीं संभाला जा रहा है। तो पहली बात यही है शाल जी कि इसमें कोई खड़ा हो जाए कि मैं इसको आंदोलन कर रहा हूं, ठीक है, और सारा काम कर रहा हूं, अच्छी बात है, करना चाहिए, हर एक का अपना विवेक होता है और वो करना भी चाहिए, पर उसके पीछे कम से कम सब बैठ के डिस्कशन लार्ज स्केल पे होता है जब काम होता है। और देखो जो कागजों के रिकॉर्ड पे है, मैं भी समाज सेवी आदमी हूँ, पॉलिटिकल आदमी हूँ, इतने साल राजनीति में तो सारी चीजें समझता हूँ, कानून भी समझता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बिना बहुत गंभीर डिस्कशन उसका नतीजा आगे क्या होगा, पार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, जनगणना हो रही है, उसके बाद क्या स्थितियां बनेगी, हम कहाँ खड़े हैं, अन्य समाजों के आरक्षण के अंदर से लेके आरक्षण लेना और आज मुमकिन है कि नहीं है, और क्या स्थितियां राजस्थान में बनेगी, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और सोच के, और ये राइटिंग ऑन वॉल है कि मैं कहीं नहीं गया तो नहीं गया। जब सारी बातें समझ में आवे, कौन कौन लोग जुड़े हुए अन्य समाज के, वो समझ में आवे, और उसके बाद होती है, तब पहल की जाती है। पहल केवल जाने के लिए और माइक पकड़ के भाषण देने के हिसाब से नहीं की जाती है। जवाबदारी हमारी बनती है, जिम्मेदारी है मेरी उस समाज के प्रति।
और सोसाइटी के प्रति। अच्छा रतन जी, इसी में सॉरी टू इंटरप्ट यू, अब एक परसेप्शन इसी पर बन चुका है, क्योंकि जब ये आंदोलन हुआ उसके बाद आप और सत्ता में बैठे एक मंत्री जी उटाराम देवासी जी जो सेम आपके समाज से थे, आप दोनों कई मंचों पर साथ में दिखे, डीएनटी के खिलाफ तो नहीं कहेंगे लेकिन आप अपना पक्ष रखते हुए कई मंचों पे आप दिखे। नहीं, मैंने तो आपको पहली बार आज बोला है इस बारे में, हाँ। क्योंकि आपने पूछा है, क्योंकि नहीं लेट मी कंप्लीट। तो इज इट ट्रू कि डीएनटी के जो नेता है या जो नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने लगातार आप दोनों पर प्रश्न उठाए, तो अब आप दोनों एक टीम हो चुके हो, तो मैं ये क्या मानूं ओटाराम जी और रतन देवासी एक टीम है? सुनो, दो बातें बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ। कौन क्या करता है, कौन नेतृत्व करता है, कौन नहीं करता है, कौन क्या कह रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। जिसके पास में समाज के लोग, क्योंकि आपने ये बात की इसलिए समाज की बात कर रहा हूँ, मजबूती के साथ खड़े हैं, तो उनकी सुन के ही हम लोग बात करते हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ नंबर 1। हाँ। तो कौन है इसके खिलाफ खड़े रहे, तो अभी तो मेरी बात सुनो, जहां हम जो जहां रह रहे हैं, जिन इलाके में रह रहे हैं, और पूरे राजस्थान में जो लोग समाज के भी मेरे प्रति है अच्छा भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, समर्थन रखते हैं, 30 लाख की आबादी है, 2-4 लाख खिलाफ भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग साथ है, बात करते हैं, उनके साथ में हमारे अच्छे डायलॉग होते हैं और मैं उनके कहने पे काम करता हूँ और चर्चा करके करता हूँ। इसलिए उस चीज का मुझे मलाल ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन खिलाफ बोल रहा है, कौन क्या नेतृत्व कर रहा है। अभी तो बहुत राजनीति में और समाज सेवा में हर घंटे आपको परीक्षा देनी पड़ती है। एवरी डे एवरी आवर अटेंडेंस जॉब है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। नेता कोई भी आदमी जो है आसानी से नहीं बनता। नेता बनना और 36 कौम और प्रजा आपको नेता मानने, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं चाहूं कि मेरी पॉलिटिकल एंट्री हो जाए कोई आंदोलन के माध्यम से, कि मैं 2-3 चुनाव लड़ा और फेल हो गया और मैं डायरेक्ट आ जाऊं और वो बनूं, तो करना चाहिए, सबका अपना अपना भाव होता है, पर ऐसा नहीं होता है। मेरी बात सुनो, पहली बात। दूसरी बात आपने पूछी ओटाराम जी की, वो अपना काम करते हैं। आप एक टीम है या मेरी बात सुनिए, मैं दोनों बता रहा हूं, आपको कोई बात छोड़ूंगा ही नहीं। वो अपना काम करें, अपनी पार्टी का काम करें। समाज का जहां बात होगी, समाज के कोई कार्यक्रम होते हैं, समाज का इनाम वितरण कार्यक्रम हो सकता है, समाज का कोई सम्मेलन हो सकता है, समाज की कोई मीटिंगें होती है, तो आप क्यों दिवासी समाज की बात करते हो? बड़े बड़े समाज है, हमने देखे अक्सर आंदोलनों में हो, उनकी बैठकों मीटिंग में हो। अभी जोधपुर संभाग में कितने समाजों की मीटिंग हुई, सारे नेता एक साथ में बैठे थे। बैठेंगे अच्छे काम के लिए, सकारात्मक काम के लिए, समाज के काम के लिए, एक क्या 1000 बार बैठना है तो साथ में बैठेंगे। राजनीति का विषय है, राजनीति अपनी अपनी जो है सब अपने हिसाब से करते हैं, वो उनकी राजनीति करे, हम हमारी राजनीति करते हैं पार्टी की, तो उसमें तो कोई मामला ही नहीं है। पर सामाजिक बात है तो उसको एक समाज के अच्छे काम के लिए मैं नहीं, जितने भी लोग हैं, वो मेरा अगर कोई विरोधी भी है, किसी को मेरे से मतभेद भी है और समाज में विरोधी भी है, तो निश्चित तौर पे समाज के अच्छे काम के लिए, सकारात्मक काम के लिए उनके साथ में बैठना पड़ता है। बैठे भी है, बैठते आए हैं, आज भी बैठ रहे हैं, आगे भी जीवन भर बैठेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समाज के कामों को राजनीति से तुलना करना या फिर व्यक्ति विशेष के खिलाफ तुलना करना, ये परसेप्शन जो है ना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परसेप्शन बन नहीं पाया है। परसेप्शन इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि जो बहुत बड़ी संख्या है समाज की, वो एक साथ खड़ी है और वो जानती है कि सच झूठ कौन है। मैंने आपको कहा ना, नेता लोग आपको माने उसमें उम्र निकल जाती है, बिल्कुल बहुत समय निकलता है। तो आज जो विश्वास उन लोगों में हमारे प्रति है, एक आवाज में आते हैं, बैठे हैं, बात करते हैं, तो वो विश्वास इतने सालों का विश्वास जीता है, पारिवारिक विश्वास है, वो टूट नहीं सकता। तो मेरा आपको यही कहना है, जो आपने दोनों सवाल पूछे, दोनों में कह दूं कि समाज के मंच पे सब एक होते हैं। हम तो पीछे से अभी आए, बड़े बड़े समाज जो आगे हो चुके उनको देखा है, हमने भी उनको देख के अच्छी बातें सीखी है कि अच्छे कामों के लिए सबको एक साथ बैठना है। तो आपको मैं वापस जो आप पूछना चाह रहे थे उसमें मैं आपको वापस पूछ रहा हूँ, समाज की बात की थी ना आपने, तो मैंने पहले ही कह दिया था कि समाज का आंदोलन है क्या। देखिए, मेरा आंदोलन, मेरे नेतृत्व का आंदोलन, मेरा तैयार किया हुआ आंदोलन, देवासी समाज का आंदोलन, डीएनटी का आंदोलन, अब तो डीएनटी रही नहीं, अब तो उन्होंने 150 जातियों का आंदोलन कर दिया ना। आपने देखा कुछ वो लिखा हुआ आता है, दोस्त ने, डीएनटी ने, वो भी अब बताओ यार कहाँ जावे। मैं तो मेरे क्षेत्र के लोगों को और जालोर सिरोही में और 36 कौम में लोगों की सेवा कर लूं और खुद के समाज के लोगों की सेवा करके संभाल लूं, तो वो बड़ी बात होती है। पूरे राजस्थान के 150 लोगों का नेतृत्व करके और क्या करना है, वो तो उस लेवल पे मैं हुई नहीं अभी। तो मैं तो खुद ही कहता हूँ क्षमता में। इसलिए मैं मानता हूँ कि हर समाज को मेरी अपील रहेगी, कोई भी समाज हो, उनके नेता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो, अगर आपका समाज अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, संगठित हो, आगे बढ़े, अन्य समाजों के लिए आइकॉन बने, अन्य समाजों की भी मदद करे, तो निश्चित तौर पे सबको राजनीति के जो
हमारे जूते पहने हुए होते हैं, चप्पलें पहनी हुई होती है, वो मंच से नीचे उतार कर और उस पर जाके और आपके अपनी समाजों को मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पे सबको मिलकर बात करनी चाहिए। अच्छा रतन जी, ये बताइए, आपने अभी बातचीत की, पार्टी की बातचीत है, पार्टी पर ही थोड़ा सवाल दो तीन कर लेते हैं। आप जब एनएसयूआई से आए, ठीक है, उस समय आपको अशोक गहलोत का, ऐसा लोग कहते हैं कि बहुत समर्थन प्राप्त था, उन्हीं की वजह से आप राजनीति में आए, उस तरह उन्होंने बहुत समर्थन किया। कहते हैं ना कि हर को एक गॉड फादर नहीं तो एक आइडल की जरूरत होती है, उस समय अशोक गहलोत साहब थे। और अब लोग कह रहे हैं कि यार समय बदलता है तो रतन जी भी अपनी चाल बदल देते हैं, जहां सूरज उगता है वहां रतन जी उगते हैं, और अब धीरे धीरे सचिन पायलट के खेमे की तरफ जा सकते। सुनिएगा पूरा प्रश्न, मैं खेमे समझ की गया। तरफ जा रहे हैं। बीच में आप प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कांग्रेस हाँ के, जी। राइट सर? तो अब फिर ऐसा करेगा, अब धीरे धीरे के ना गोविंद डोटासरा भी है ना नजदीकी दोस्त जैसे है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई रतन जी है किस खेमे के? अशोक गहलोत, पायलट साहब, या गोविंद डोटासरा जी का जो एक बन रहा है उसका कह दे हम आपको? तो आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई, प्रश्न है, परसेप्शन है, तो मैंने कहा पूछ लेते रतन जी से ही। पहले ये बताओ, आपको बताया किसने ऐसे? अब ये तो क्या है, आप मेरी बात सुनो, इतने इंटेलिजेंट, नाइस, डैशिंग पर्सन हो, जर्नलिस्ट हो, मैं खुद आपको बहुत लाइक करता हूँ। मैं मीडिया फ्रेंडली रहा हूँ हमेशा, और आपने कभी भी देखा हो कोई पक्ष में लिखे, खिलाफ लिखे, हरे को बुरा भी लगता होगा, स्वभाव ने मनुष्य हूँ, मुझे भी लगेगा, मगर कभी भी मैंने रिश्ते नहीं तोड़े, डायलॉग्स खत्म नहीं किए। तो आप जैसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को किसने फंसा दिया ऐसी बातें करके? पहली बात तो मेरी शिकायत है आपसे इस बारे में, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं आपको कि देखिए, हर पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, कुछ भी हो, सब पार्टियों में लीडर्स को लेके अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग सबकी होती है। अगर मैं कहूँ कुछ नहीं है तो ये गलत बात है। सबकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। मैं आपको लाइक करूंगा तो मैं कहूंगा नहीं यार, नहीं आप विशाल जी बहुत बढ़िया आदमी है, उनको करो। अगले को कहूंगा कि ये भी बढ़िया है, मगर थोड़ा इनको कहो कि इनके थोड़ा यार वर्किंग में चेंज लाए, ये हो सकता है। तो लाइकिंग सबकी रहती है, हर पार्टी में रहती है। गुटबाजी भी नजर आती है, दिखती है कई जगह, स्वाभाविक है। बिल्कुल। पर मैं आपको बताऊं कि मैं लकी रहा कि मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला। मैं छोटी उम्र में 20-21 साल की उम्र भी नहीं हुई थी, मैं यूथ कांग्रेस में रहा, सिरोही जिले में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा, आबू डेवलपमेंट कमेटी में मेंबर बना, आबू डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन सीएम होते हैं। उसके बाद में यूथ कांग्रेस में स्टेट में रहा। 2003 में मुझे टिकट मिला, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, ऐसी बात हुई कि एक देवासी समाज को टिकट देना चाहिए, चूंकि मैं सक्रिय था, दावा पेश किया, मौका मिल गया मुझे। 8 में मैं एमएलए बना, वो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम करने का, उनके जो अनुभव है उनसे सीखने का, उप सचेतक रहा, विधानसभा में मौका मिला। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर जो उनके प्रति जो रिगार्ड है, उनके प्रति जो हमारे भाव है, वो एज सीनियर लीडर और जिनके साथ नीचे अंडर काम किया, वो निश्चित तौर पे रहना है। 14 से पायलट साहब जब है प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मैं प्रवक्ता भी था, सेक्रेटरी भी था। आपने देखा 14-18 के बीच में खूब जालोर सिरोही में और सब जगह हम लोग घूमे, चूंकि वो अध्यक्ष है। और आपको पता होता है कि एक एज ग्रुप होता है, तो आपस में एक दूसरे की लाइकिंग भी होती है, वेवलेंथ मैच करती है, काम करने का मजा आया, वो हो गया। डोटासरा जी आज अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूं उनके साथ। तो मुझे ये बताओ कि आप ये बात बताओ कि कभी किसी भी नेता को मैंने ये कह दिया हो कि ये खराब है और हम इनके साथ हैं और इनको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, रहना नहीं चाहिए, ऐसा एक वाक्य, एक स्टेटमेंट, एक शब्द मेरा आज तक की राजनीति में बताओ? पहली बात, लोग तुलना इसलिए कर लेते हैं कि जो फ्री बैठे हैं, जो मेहनत, मैंने आपको पहले ही कहा था ना वो डीएनटी वाले उदाहरण में, कि मेहनत करना पड़ेगा, रोज सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो, गम खाओ, सार्वजनिक जीवन है, सच्ची झूठी बात भी कहेंगे, आपके खिलाफ लिखा जाएगा, बोला जाएगा, आपको अब्यूज किया जाएगा, आपकी निंदा की जाएगी, आपको हतोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी, आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, सब कुछ होगा जीवन में। तो पर काम करना पड़ेगा, हम काम कर रहे हैं। और जो कुछ नहीं कर पाता, जो रेस में दौड़ नहीं पा रहा है, बराबरी नहीं कर पाता है, तो वो केवल गॉसिप करता है, बदनामी करता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो भाग नहीं पा रहे मेरे साथ, पीछे छूट जाते हैं, जो कुछ बिना मतलब की ईर्ष्या करते हैं, उन लोगों की देन है कि ऐसी बातें करो। तो अच्छा लगता है मुझे कि उन लोगों के पास में अपना समय सब छोड़ के, घर परिवार का, और 24 घंटे मेरे बारे में ये बात करने के लिए अगर उनके पास समय है तो मुझे उनको धन्यवाद देना चाहिए। बाकी मैं आपकी बात को समाप्त करता हूं, इस बात को एक ही लाइन में, कि निश्चित तौर पे वेवलेंथ अच्छी है, पायलट साहब यंग व्यक्ति है,
हमारा अच्छी वेवलेंथ उनके साथ में है, तो निश्चित तौर पे उनके साथ में काम करने में, जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब बहुत अच्छा आनंद आया हमको, और आज भी आ रहा है, साथ में कर रहे हैं। पर पार्टी में वो नेता प्रतिपक्ष हो, वो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष हो, या राजस्थान से कोई भी सीनियर नेता हो, मुख्यमंत्री रहे हुए हो या जनरल सेक्रेटरी हो, ऐसे तो हमारे भवर जितेंद्र सिंह जी जनरल सेक्रेटरी रहे, हरीश चौधरी जी इंचार्ज है स्टेट के, मेरे साथ यूथ कांग्रेस के साथी रहे, लंबे समय तक हमने यूथ कांग्रेस में साथ काम किया है, तो सबके साथ अच्छे संबंध है। कल कहेंगे वो उनके साथ, ये राजनीति में कॉमन बात हो गई है, इनके साथ जा रहा है, उनके साथ जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़े, लाइकिंग डिसलाइकिंग मनुष्य जीवन है, तो सबकी होती है। वेवलेंथ तो घर में भी तो देखते हैं ना, कि वेवलेंथ छोटे बच्चे के साथ किसी की अच्छी है, कि बड़े बच्चे के साथ है, चाचा के साथ इसकी अच्छी वेवलेंथ है। परिवार में भी हम बात करते हैं, तो व्हाई शुड वी डिस्कस, तो नॉर्मल बातें हैं। राजनीति में बातें अक्सर होती रहती है। नहीं पर आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया कि विवलेंथ पायलट साहब के साथ मैच होती है तो ज्यादा। नहीं हुई, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि गहलोत साहब जो सीनियर नेता है, तो कोई कहता है कि देखो ये तो उनके साथ है इसलिए उनको पसंद नहीं करते, ये उन फ्री बैठे हुए लोगों की बात है। अच्छा रतन जी बताइए, एक जो इलेक्शन में दरमियान एक बीच में ऐसा आरोप तो न कहना बहुत मुश्किल होगा, लोगों का क्या गहलोत साहब आपसे नाराज तब हुए हैं क्या जब वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और आपने उनका समर्थन या कि उनके लिए जो दमखम लगाना चाहिए उसमें थोड़ी कहीं कमी पेशी रहेगी, इस वजह से गहलोत साहब के साथ आपके रिश्ते वैसे रहे नहीं जैसे होने चाहिए थे? क्योंकि एक बार आप भी सिरोही जालोर से लोकसभा का चुनाव लड़े हैं सर। देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ। हाँ सर। रिश्ते रहे कि नहीं रहे, मैं बहुत छोटा हूँ उनके कद के मुकाबले, के उन बातों को मैं कहूँ उनके मुकाबले। गहलोत साहब के हिसाब से तो मैं कद में छोटा हूँ कि कोई अशोक गहलोत साहब के। यस हाँ हुई, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक जाइंट होता है, 50 साल से ज्यादा का अनुभव है उनका, तो हम तो कहीं है ही नहीं आसपास, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बहुत छोटी बात हो जाएगी। ठीक है, पर यह जरूर कहूंगा कि लोकसभा का चुनाव था, दो ही बातें। जब गहलोत साहब ने सबको बुला के पूछा कि वैभव गहलोत जी को चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, तो ये सारी बातें हुई। मैं और संयम लोढ़ा जी दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने वहां मीटिंग हुई और भाषण दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, माहौल अनुकूल हमारे नहीं है। क्यों नहीं है? कि राज हमारा गया, अभी 3 महीने हुए, और चूंकि मैं इस बात को कह रहा हूं, खुला कह रहा हूं कि 5 साल कांग्रेस का राज गया, तो पता नहीं गहलोत साहब को किन लोगों ने अंधेरे में रखा या नहीं रखा। जालोर सिरोही से वैभव गहलोत को चुनाव लड़ना था, तो जिन लोगों को गहलोत साहब ने राज की चाबी दे दी जालोर जिले में, और जिनको पूरा सिस्टम दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, करो सो करो, तू ही राजा तू ही प्रजा तू ही देवता और तू ही कर्णधार, आवत है ना, वो जो सबको दे दी और उनको कह दिया रिजल्ट आना चाहिए, तो उन लोगों ने लोगों को संभाला नहीं। कार्यकर्ता हाशिए पे है, आपको अंधेरे में रखा गया है, आपको गलत फीडबैक दिया गया, और लोग नाराज है क्योंकि न तो किसी का कोई काम हुआ, और जिनको जो मर्जी से करना था किया। तो साहब माहौल अनुकूल नहीं है। अगर किसी के मन में फर्क होता तो संयम लोढ़ा जी और मैं ये बात थोड़ी कहते, हमने कही ना एक बात। अब आ जाओ चुनाव पे, चुनाव चला तो एक बात बताओ, 8 विधानसभा है, सबने हल्ला कर दिया। मैंने कहा ना वो ईर्ष्या वाले लोग, ईर्ष्या, और मैंने तो फेस किया है, और भगवान आपेश्वर जी की मेहरबानी से हर अग्नि परीक्षा को पास किया है, और करेंगे, और सामना भी करेंगे। न तो जाने वाले, न भागने वाले, न डरने वाले, न दबने वाले, लोगों के बीच है। लोग जानते एक दूसरे को, और लोग पूरे इन दोनों जिलों के क्या प्रदेश के जानते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि हम जो भी रहते हैं ईमानदारी से, मैंने ये कह दिया मैं हेल्पलेस हूं। हेल्पलेस किस लिए हूं? क्योंकि एक तो कार्यकर्ता नाराज है, दूसरा देवासी समाज के मत है, मेरे अपने लोग हैं वो भी नाराज है। क्यों दे? कारण कि 5 साल हाशिए पे डाला, तकलीफ दी, साजिश की हम लोगों के खिलाफ, 52 बोर्ड निगम के अध्यक्ष बने, सबको मौका दे दिया। हमारे समाज के आदमी को 20 घंटे पहले 20 मिनट पहले जो है मौका मिला। 11 मेंबर थे आरपीएससी के समेत पिछले राज में बीजेपी के, यहाँ एक भी नहीं किया। तो लोगों को जवाब तो देना पड़ता है। नहीं तो मैंने भाषण में कहा है, वहां जब सिरोही में सारने जी में मीटिंग हुई, गहलोत साहब भी थे, उस समय मैंने कहा कि आपको अंधेरे में रखा है कई लोगों ने। तो आप बताओ, पूरा हल्ला कर दिया, चुनाव जीत रहे हैं, इसके मन में पाप है और इसकी वजह से, और इसकी विधानसभा में हारेंगे, दूसरी जगह हम जीत जाएंगे। सबने कहा था, क्या रिजल्ट आया 8 विधानसभा में?
जालोर जिले में 5 विधानसभा में, जिन विधानसभाओं में राज की जिम्मेदारी थी, जिनको कुंजी दे दी थी, चाबी दे दी कि राज आपके हिसाब से चलेगा, वैभव गहलोत का रिजल्ट आना चाहिए लोकसभा चुनाव में, और उनको फ्री हैंड दिया गहलोत साहब ने। वहां से 71,000 पीछे है, 2 लाख की हार में 71,000। और जो मुझे कह रहे थे कि 50,000 से कम मेरे वहां से हारेंगे, वो 8 विधानसभा में अगर आप आबू पिनवाड़ा और रेवदर को छोड़ दो तो तीसरे मेरे यहां से पीछे। बाकी तो राज वाले थे, मैंने बता दिया ना आपको। तो एक बात बताओ, जिसकी आप शिकायत कर रहे हो कि सबसे ज्यादा इसकी वहां से पीछे रहोगे, वहां कम वोटों से पीछे रहे। जिनकी शिकायत कर रहे हो कि भाई ये खिलाफ है, वो पहले बोल के आए कि साहब चुनाव में माहौल अनुकूल नहीं है, मेरे लीडर है वो, मैं उनको गलत बात या गलत फीडबैक नहीं दे सकता। मैं उनको कहूं साहब लहर आ रही है, जीत जाएंगे, आप तो आओ जीते हुए हो, तब मैं सही रहता या गलत होता? मुझे जो राजनीतिक व्यक्ति के रूप में और मेरे अनुभव के रूप में जो मुझे लगा, वो मैंने सच बताया, और मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मेरे लीडर को मैं सही बात बताऊं, और वो मैं करके आया। तो दूसरों ने क्या रिजल्ट दिया? जिन्होंने 5 साल कांग्रेस के राज में शासन किया जालोर जिले में, जैसा चाहा ऐसा किया, उन्होंने क्या रिजल्ट दिया? प्रथम जिम्मेदारी तो उनकी है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं आपको कहूं ये विशाल जी फ्री हैंड कलेक्टर एसपी को लगाना और यहां से लेके प्रत्येक काम करना, डेवलपमेंट का, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कार्यकर्ताओं का काम करना आपकी जिम्मेदारी, आई नीड रिजल्ट, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना। तो फिर आप किसी और को थोड़ी दोष दे पाओगे। अंधेरे में रखा और जिन लोगों पे भरोसा किया, उन लोगों ने गहलोत साहब का भरोसा तोड़ा। हमको तो बेगाने कर रखे थे, अपनों ने मारा है। दूसरे में कहां दम था? दूसरों में कहां दम था। अच्छा, अब दम से याद आया, आप भी लोकसभा का चुनाव एक बार लड़ चुके हैं सिरोही जालोर से। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी आप जब ये सिरोही जालोर की लोकसभा को पूरा देखते हैं, तो रोड की हालातों को लेकर आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक एज बीइंग आप रहे देखो, जालोर सिरोही के जनप्रतिनिधि के रूप में कभी मैं भी रहा हूं या आज हूं, और सरकार किसी की भी रही हो, मुझे ये मानना चाहिए कि हम जितने जनप्रतिनिधि हैं, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कुछ मामलों के अंदर हम लोग जो है बिल्कुल विफल है, फेल है हम लोग सारे। क्योंकि मैं दूसरों पे मैं मेरे ऊपर ही कह देता हूं, सच झूठ तो जनता जानती है कि जब रोड बनता है तब हम अपने चेते ठेकेदारों को प्रोत्साहित करते हैं और काम दे देते हैं, फिर वो उस रोड के ऊपर लेप करें ना, लेप, तो भी हम कुछ नहीं कहते। नंबर 1, लोग भी वहां के अगर कोई शिकायत कर देता है और काम रुकता है तो लोग भी आ जाते हैं कि साहब करने दो, अपना आदमी है। तो मेरी शिकायत ये भी है कि नहीं आना चाहिए भले किसी का आदमी हो, तो हमारी जिम्मेदारी भी हमने तय की। मैं तो मेरे ऊपर लेके बैठा हूं, अगर मैं हूं कि नहीं है वो तो लोग जानते हैं, इसलिए क्यों मैं बताऊं कि भाई नहीं दूसरे नेता करते। सामूहिक कहते हैं ना, कोई नहीं देखता, इसलिए हर बरसात में इन रोडों की हालत खराब हो जाती है। आप एनएच छोड़ दो सिरोही का, क्योंकि सिरोही राउंड जिला है, छोटा जिला है, सारा लगभग एनएच से जुड़ गया है, और जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर सड़कें आ रखी थी, ठीक हुआ। इसके अलावा आप बताओ, जो कनेक्टेड रोड है सिरोही जालोर, जालोर बाड़मेर, जालोर जोधपुर, एक मेगा हाईवे को छोड़ दो, अब बनवाया हमने इस समय ये रामसीन रानीवाड़ा या बागोड़ा वाली बन रही है जो। इसके अलावा आप बताओ कहाँ है? अब 2 रोड जो सैंक्शन किए गवर्नमेंट के अंदर, मैंने मुख्यमंत्री जी को जब मैं सिरोही मिला और ज्ञापन दिया, तब मैंने बात रखी थी आबू रोड से सांचौर रोड की, बजट में 500 करोड़ की वो रोड स्वीकृत की है। तो हम सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर से डायरेक्ट आबू रोड जुड़ जाएंगे उदयपुर तक। अच्छी रोड बननी चाहिए वो, इधर रोहिड से लेके जोधपुर जाने के लिए, रोहिड से लेके बागरा तक, आकोली तक, ये जुड़ जाएगी तो नेटवर्क अच्छा लगेगा। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि काम जो है वो 1 नंबर का हो, क्योंकि बिजली, पानी और रोड इसी का मामला है। पानी के मामले में नर्मदा का पानी लाया, पहले बोरिंग से पानी दे देते, पीएचडी का खत्म हो गया मामला, लाइनें सड़ गई, लोगों को पानी नहीं है, जेजेएम में पाइप लगा दिया ढाणी। मैंने मीटिंग में ही बोला दिशा की 4-5 दिन पहले, बिल्कुल ढाणी पाइप लगे, बस सुबह उठ के लोग है ना अपने झोपा माते, मारवाड़ी में क्यों झोपा माते जान उबा रहे हो और पाइप देख के खुश हो जाओ। 1.5 साल बाद वो पाइप अंदर सड़ जाएंगे, फिर उनको देख के रोना पड़ेगा। आज तो रोने जैसी स्थिति है, मगर उन पाइप को देख के खुश हो रहे हैं, उसमें पानी नहीं आ रहा है। 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, ठेकेदारों ने मनचाहे तरीके से लाइनें लगा दी, पानी एक बूंद नहीं आ रहा है, सरकार का पैसा वेस्ट हुआ, भ्रष्टाचार हो गया और लोगों के साथ में जो है अन्याय हो गया है। आप बताओ कैसे डेवलपमेंट होगा? कौन कहता है? ऐसी बातें कहेंगे तो जो उनके हितैषी होंगे वो खिलाफ लिखना शुरू कर देंगे। मैं तो खैर परवाही नहीं करता हूं, मगर जवाबदारी तो लेनी पड़ेगी ना। राजनीति आज है कल नहीं,
पूरी जिंदगी कोई एमएलए एमपी नहीं रहता है, हर एक की अपनी एक सीमा और उम्र होती है। तो रतन जी, आपको लगता है इसका सॉल्यूशन ये है कि परिसीमन जो अभी होने वाला है, जल्दी ऐसा कहा जा रहा है, तो इज इट ये इसका सॉल्यूशन है कि सुरई जालोर इतनी बड़ी एक लोकसभा है सीट है, इसको 2 हिस्सों में अगर बांट दिया जाए, व्हाट डू यू थिंक दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट, ताकि 2 एमपी हो जाएंगे तो उस पर काम ज्यादा बेहतर कर पाएंगे? देखिए, परिसीमन हो नहीं हो, भविष्य के घर में होता है, 2 सीटें होती है तो सहूलियत तो मिलेगी। अगर छोटी सीटें बनती है, जनसंख्या कम हो जाती है, तो लोगों को काम करने का ज्यादा अवसर मिलता है। पर सिर्फ उससे नहीं होगा, आपको बजट भी इंक्रीज करना पड़ेगा। एक ग्राम पंचायत आज है, उसकी 2 ग्राम पंचायत तो आपने बना दी, और बजट उतना ही आ रहा है, तो जो 1 ग्राम पंचायत में बजट आ रहा था वो का वो उतना आ रहा है, उसको बढ़ाना पड़ेगा सरकारों को। और काम भले कम करो, पर काम प्रिस्क्राइब कर दो कि इन कामों पे हमारी प्राथमिकता रहेगी, तो मैं समझता हूं कि अच्छा तो रहता है। जनप्रतिनिधि के लिए भी एक्सेस इजी हो जाता है, और क्षेत्र छोटा होता है तो ज्यादा भाग के काम कर सकता है, क्षेत्र लंबा होता है तो फिर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स भी आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें, अगर मैं लास्ट में यही बात कर रहा हूँ कि जालोर सिरोही में डेवलपमेंट को लेके बहुत ज्यादा अभी स्कोप बाकी है, टूरिज्म को लेके हम लोगों को बहुत ज्यादा स्कोप बाकी है, करना चाहिए। पर्यटन से हमारे यहाँ रोजगार उत्पन्न होगा, बहुत बड़ी धार्मिक पर्यटन की और पर्यटन की बहुत ज्यादा संभावना है। बहुत टूरिस्ट यहाँ आता है, वो कैसे हमारे यहाँ रुके और रोजगार लोगों को मिले, और ये एरिया कैसे हो, उसको लिए हमको ज्यादा जो है वो सोचना चाहिए, और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। अच्छा रतन जी, मैं देख रहा हूँ सिरोही जालोर से प्रवासी बहुत ज्यादा बाहर है, एक बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको किस तरीके से हम प्रवासियों के लिए क्या कर सकते हैं, या आप लोग किस तरीके से थॉट प्रोसेस आप रखते हैं? देखिए, मैंने हमेशा विधानसभा में भी कई बार सवाल उठाया है प्रवासियों को लेकर, और अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार ने एक आदेश निकाला है पाली के जिला कलेक्टर की पहल पे कि प्रवासियों के लिए एक सेंटर बनाया जाए। उसमें शायद ये लोग जो है सब जिलों में उन्होंने आदेश दिया है कि उनकी जो है वो कौन भामाशाह है, कितने प्रवासी बाहर रहते हैं, उनका रजिस्टर्ड नंबर सब मेंटेन किया जाए, और उसको लेकर जो है एक सरकार ने परिपत्र निकाला, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। तो एक प्रयास शुरू किया है, मैं भी विधानसभा में बोला हूँ इस चीज को लेके बार बार। जालोर सिरोही में मैक्सिमम प्रवासी है जो राजस्थान से बाहर रह रहे हैं, और साउथ के ज्यादातर लोग जो है वो अब आके अहमदाबाद जो पूरा जो है वो उनके लोगों से बस गया। हमारा अहमदाबाद है, निकोल है, ओडव है, सब जगह मैंने ये बात रखी कि मावाल से लेके और सांचौर तक जो हमारा बॉर्डर इलाका है उसके अंदर रिको की ज्यादा संभावनाएं खोली जाए, जिसके अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है, छोटे उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़ा लगाना चाहे तो वो तो लगाएगा, कोई ना नहीं है, मगर छोटे उद्योग, मध्य उद्योग, उनके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडियां देके चांस दिया जाए, प्लॉट काटे जाए, और इतनी फैसिलिटी दी जाए कि लोग जो है उनके उद्योग यहाँ लगाए, उससे हमारे यहाँ लोग रहना शुरू करेंगे और उनको अवसर प्रदान होगा। एक दूसरी मैंने मांग की कि प्रवासियों के लिए हर सिटी में, भले 5-7 सिटी से शुरू करें, बॉम्बे से, बेंगलोर से, चेन्नई से, हैदराबाद से, कलकत्ता से, पहले पहले इन सिटी में प्रवासी सहायता केंद्र का गठन होना चाहिए, जिसके अंदर राजस्थान सरकार के 2-3 कर्मचारी अधिकारी बैठे। कभी किसी को कोई मिलना है, किसी को किसी के नंबर लेने हैं, किसी के साथ में प्रवास में कोई हादसा हो गया, हमको टेलीफोन करते हैं कि साहब बेंगलोर के फलाने गांव में जो है ये मामला हुआ है, वहां का पुलिस वाला ये आप संपर्क करो। आप समझते हो इतना दूर संपर्क करने में हमको भी बहुत टाइम लगता है, तो वो वहां जाए, लोग वहां जाए, वहां कोई ऑफिसर बैठा है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हो, सीनियर आरएस ऑफिसर हो, वो स्टेट गवर्नमेंट को बात कर लेवे और लोगों की मदद हो जाए। मैं जा रहा हूं, मुझे किसी लोगों की सूचना देनी है, मुझे सूचना लेनी है, मुझे कोई काम है, तो मैं वहां जाके संपर्क कर सकूं। तो ये 2 चीजें प्रवासियों के लिए बहुत ज्यादा हितकारी है, ये होनी चाहिए। मैंने विधानसभा में उठाई है, वापस इस सत्र में उठाऊंगा, वहां जाके घूम के प्रवासियों के साथ में बैठक करके भी सरकार को हम लोग मिलकर ज्ञापन देंगे, और निश्चित तौर पे मेरा ये प्रयास रहेगा, सकारात्मक प्रयास है। सभी राजनीतिक दल के आदमियों को इस मामले में मेरे साथ जुड़ना चाहिए। 2 अपील मैंने पानी के मामले में, प्रवासियों के मामले में, और तीसरा है स्मैक एमडी के मामले में। स्मैक एमडी हमारे एरिया में इतना बढ़ रहा है, आज जो साथ खड़ा है वो ले रहा है या बेच रहा है हमको भी पता नहीं चल सकता है, आपको भी पता नहीं चलेगा। घर के घर तबाह हो रहे हैं, हमारी आने वाली फ्यूचर खराब हो रही है, जनरेशन खराब हो रही है। कई गांवों में मैं कल गया, लोग बोल रहे थे कि इतने ज्यादा स्मैक एमडी लेने वाले, कंज्यूम करने वाले हो गए, बेचने वाले हो गए। ये किसी एक समाज तक सीमित नहीं रहा है, किसी भी समाज का व्यक्ति है वो बेच रहा है, कई समाज के व्यक्ति है वो ले रहे हैं। और मैंने कहा ना, मेरे साथ घूम रहा है वो स्मैक ले रहा है, पता नहीं चलेगा।
वो बेच भी रहा होगा तो पता नहीं चलेगा। हमारा भविष्य खराब हो रहा है, फ्यूचर की जनरेशन खराब हो रही है, उसको लेकर हमने एक आंदोलन छेड़ा है। बहुत जल्दी हम एक पूरी आंदोलन की रूपरेखा जो है वो घोषित करने वाले हैं। सभी पार्टियों के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को मैं अपील करता हूं कि जेजेएम का पानी ढाणियों तक पहुंचे, उसके लिए प्रवासियों का सहायता केंद्र खुले और हमारे एरिया में ये फैक्ट्रियां प्रवासियों की मध्यम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लगे, उसके लिए। और तीसरा, स्मैक और एमडी के लिए सब राजनीति से ऊपर उठकर और हमारे साथ जुड़े, मिले और उस आंदोलन में करे, ताकि हमारा असली दायित्व और जिम्मेदारी जो समाज के प्रति है उसका निर्वाह हम कर सके और आने वाले हमारे समाजों का, क्षेत्रों का, समाजों का, युवाओं का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित कर सके। उसके लिए मैं सबको अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से आज। अच्छा रतन जी, आपने अपने उत्तर में ना कलेक्टर की बात की। एक पुराना आपका पॉडकास्ट में देख रहा था, रिसर्च के, उसमें आपने कहा था किसी आईएएस का आप खुलासा करोगे और इस तरह की कोई एक था। नहीं, ऐसा नहीं था। तो वो ऐसा नहीं था। मैंने वो कई मामलों के खुलासा तो क्या कोई ऐसा बड़ा अपराध थोड़ी किया होगा जो खुलासा हो। वो उस तुलना में होता है, जब हम काम करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इनकी गलती थी, इसने काम ठीक नहीं किया, इसने गलत संरक्षित किया, तो वो एक उदाहरण होता है। और फिर क्या होता है, जैसे दूसरे लोगों के लिए मैं शिकायत करता हूँ कि बिना जाने सोचे समझे कमेंट कर लेते हैं। हम समाजों में बैठे, हम प्रशासनिक व्यवस्था में बैठे, हम एक दूसरे को इशारों से कह सकते हैं, जाके कह सकते हैं, मगर सार्वजनिक जीवन में बिल्कुल ही नाम से और सभी चीजों से टारगेट करना और व्यवस्थाओं को खराब करना, उसको मैं उचित भी नहीं समझता हूं। हमारा ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे सेटल हो और अच्छी तरह से काम हो। अपन को लगे कोई किसी का पक्षपात कर रहा है, तो इन चीजों से उठने के, तो एक कलेक्टिव बात थी। ऐसा नहीं था कि पर्सनलाइज्ड किसी के लिए कोई बात थी। पर्सनलाइज्ड होती तो मैं आपको कहता भी, ऐसा नहीं था। अच्छा रतन जी, ये बताइए कि आपसे अगर मैं पूछूं, अब मैं ना एक 0 to 10 का एक मीटर है हमारा, उसमें मैं आपसे लुम्बाराम चौधरी जी को अगर 0 to 10 आप नंबर देना चाहे एसबी ने कार्यकाल में लेकर, उनका अभी तक जितना हुआ है सर, तो आप कितना देंगे सर? एंड डोंट से कि मैं कमेंट करने से बचता हूं। 0 to 10 है एसबी का, कमेंट मैं करूंगा, हाँ, पर नंबर मैं नहीं दूंगा। नंबर इसलिए नहीं दूंगा, हाँ, क्योंकि देखो, मैं मेरे पार्टी के जो लोग हैं, हाँ, उन्हीं को नंबर देने की बात नहीं करता। मेरे स्वयं को आप पूछते ना, हाँ, तो कई लोग कह देते कि मैं साहब इतने नंबर देता हूँ। हाँ, मैं खुद ही परीक्षा दे रहा हूँ, मेरी कॉपी में जांचू और मेरे खुद को ही मैं नंबर दूं, ठीक नहीं है। नंबर लोग देते हैं। दो जो चीजें है ना संसार में, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम सब गलत फहमी में और मुगालते में जीवन जीते हैं। एक तो है ऊपर वाला, नीली छतरी वाला, गाना सुनते हो ना जगन्नाथ जी का, है तो एक तो वो नीली छतरी वाला है ऑफिसर जो निर्णय कराते हैं, और दूसरे होते हैं नीचे जनता, जो सबको अपना जो है ना अर्श और फर्श की गिनती भी करा देती है, नंबर दे देती है और समय पे ठिकाने भी लाती है, और ठिकाने लाने के बाद में बिठा भी देती है। तो नंबर तो जनता देती है। पर एक बात मैं जरूर कहता हूं कि नंबर देना तो उतावला होता है। हाँ, 5 साल का कार्यकाल हो जाए तब कहेंगे कौन सा काम किया है, नहीं किया है। मतलब 5 साल बाद नंबर तो देंगे, राइट सर? नंबर नहीं देंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ये काम करना चाहिए था, किया बराबर नहीं किया है, काम छोड़ दिया है, ये प्रयत्न इन्होंने ठीक किया है, और इन्होंने ये ठीक नहीं किया है, वो बिल्कुल बिना बायस्ड हुए, हाँ, निष्पक्षता से मैं आपको ही बताऊंगा सबसे पहले। अच्छा रतन जी, मैं आपसे एक एग्जांपल से पूछना चाहूंगा। जब आप न्यूज में, अभी रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को इन्वेस्टिगेटिव बर्स्ट किया कि लुम्बाराम चौधरी जी ने 4.20 लाख की सब्सिडी ली नींबू की खेती करने के लिए अपने खेत में, ठीक है। और इसके बारे में पार्लियामेंट में पूछा गया, उसका उत्तर देते हुए उस डिपार्टमेंट के नेता ने बताया। मैं उससे पहले भागीरथ चौधरी जी का भी आया है, ठीक है, एमपी है, मिनिस्टर है। तो मैं आपसे पूछता, जब आप भी पब्लिक डोमेन में हैं सर, तो पहला तो प्रश्न इसमें है कि आप जब ये सुनते हैं कि भाई नेता खुद ही खेती करने के लिए सब्सिडी सरकार की किसी स्कीम का ले रहा है, ठीक है, तो आप इसको सुनते तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? इज इट मैं राइट आपको और निष्पक्ष बात कहूं, निष्पक्ष, हाँ, आप इसे पार्टी से मत जोड़ना। हाँ, अगर पार्टी से बात करें तो कल कांग्रेस वाले ने ली होती तो बीजेपी वाले कह देते, बीजेपी वाले ने लिए तो कांग्रेस वाले कह देते। नंबर क्या आप नेता है सस्पेंड? सर, नेता मनुष्य नहीं है, नेता का घर परिवार नहीं है, नेता किसी से पैसे मांगे, कमीशन लेवे तो सब कह देंगे भ्रष्टाचार कर रहा है। साफ सुथरी जिंदगी कोशिश करेगा जीने की तो भी आरोप लग जाते हैं। मेरा इसमें यह है कि पैरामीटर तय होना चाहिए कि ये पैसे वाला आदमी है, सक्षम है। पैसे वाला तो क्या किसको आंकते हैं, पर ये सक्षम है, और सक्षम के साथ में इसकी कैपेसिटी है अच्छी तरह से स्पेंड करने की, तो उनको इन चीजों से दूर रहना चाहिए। किसान है, ट्राइबल है, एससी का व्यक्ति है,
एमपी बन गया है, मंत्री बन गया है, पर उसकी सामाजिक घर की व्यवस्था खेती पे है, इतनी है, परिवार का पालन पोषण उसका कोई अन्य व्यवसाय नहीं है। पता तो सबको चलता ही है ना, सबको बिल्कुल पता है। पब्लिक डोमेन में रहता है सब। और उसके परिवार के लिए भले खेत उसके नाम है, मगर उस परिवार के पोषण के लिए सरकार की स्कीम का अगर वो उसका परिवार सरकार की गाइडलाइन में फायदा ले रहा है, अनड्यू एडवांटेज नहीं, तो उसकी पारिवारिक परिस्थिति देख के और फिर हमको कमेंट करना चाहिए, उसकी तुलना उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। कई ऐसे मैंने जनप्रतिनिधि देखे जो जनप्रतिनिधि बन गए मगर वो सिर्फ खेती पे ही निर्भर है या छोटी दुकान पे निर्भर है। अब बनने के बाद में कौन क्या करता है, कितना बड़ा बन जाता है, मैं वो बात नहीं कर रहा। कई उदाहरण में दे सकता हूं, किसी का नाम कोट करने से मतलब नहीं है। तो एज पर हिज कंडीशन, अगर वो अपनी लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन और परिवार के लिए अगर वो सरकार की दी हुई स्कीमों का सदुपयोग कर रहा है तो प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। और सब संपन्न होने के बाद में और सिर्फ कि इस पैसे को मैं यहां लगा दूं वो लगा दूं, तो वो ठीक नहीं है। उससे जनप्रतिनिधि रहते समय बचना चाहिए। चलिए, तो ये बताइए ये रतन दोनों वर्गों के लिए मैंने बात की है। ऐसा नहीं है कि गोलमोल जवाब है, मतलब ये ऑन कंडीशन करना चाहिए, नहीं तो आप उसकी मनुष्य तुलना ही नहीं कर रहे हो। ऑन कंडीशन। अच्छा रतन जी, आपका व्यवसाय नेता से इतर क्या है? देखो साहब, मैं बता दूं आपको, हाँ, कि मैंने तो, क्योंकि मेरा अगला प्रश्न उससे हाँ, जुड़ा हुआ है। परिवार का जो मामला है और परिवार ने जो इतने सालों से 50-100 सालों से जो भी व्यापार किया है सब जानते हैं। उनके हिसाब से जो है मैंने अपना काम चलाया और आज भी चला रहा हूँ। आप कोई नहीं कह सकता कि इंडिविजुअली ये मेहनत की। ठीक है, कोई छोटा मोटा कोई काम करते हैं किसी के साथ में मिलके। आप बताए कि आज गए कि आप ये बिजनेस कर लेते हैं, छोटा मोटा ये फंक्शन किया या स्टील का किया, फलाना किया, जिसके अंदर अपन को इतना लाभ मिल जाएगा। तो मान लो किसी के साथ कभी किया कभी नहीं किया तो उससे काम चल जाता है, मगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी परिवार वालों ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है और उससे काम चल रहा है। और मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग मजबूत है कि जो भी छोटे मोटे कोई कार्यक्रम सामाजिक या कोई पार्टी के होते हैं तो सब लोग, खर्चा तो उसी में जाता है ज्यादा, बाकी क्या है, तो सब लोग मिलकर जो है वो लोग काम कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। पर रतन जी, फिर जो लोग ये कहते हैं कि माउंट आबू में रतन जी ने बड़ी लैंड्स खरीदी है, गुजरात से भी आपका रिलेशन है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो धर्मपत्नी गुजरात से सर? देखिए, हाँ, हाँ। मेरी सब शादी गुजरात में हुई है। हाँ, तो गुजरात उधर और, भी आपका अच्छा खासा सुनो, लैंड्स है सर। आबू है, वो तो जो है वो हलफनामे में भी आता है। और मैं तो भगवान कहता हूँ कि अगर जो नहीं भी है ना, पर अगर कोई कहता है तो और मुझे पता नहीं है तो लाके मेरे को बता देवे, मैं उसमें से उसको भी खुश रखूंगा। भगवान करे वो फले फूले। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आबू में मैं बॉर्न हुआ 75 में, मेरा बर्थ है 1975। मेरे एंसेस्टर्स वहां गए जब आबू में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो करीबन 80 साल तो हो गए, चौथी पीढ़ी हो गई हमारी माउंट में, मेरे पर्सनल परिवार की। 1975 में मेरा जन्म हुआ और 1984 मेरे जन्म के 8-9 साल। 84 के बाद में किसी प्रकार का कोई भी, न तो कोई निर्माण है, न किसी प्रकार का, न ही कोई जायदाद है, मैं तो ली नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कह रहे सर? ऑन रिकॉर्ड, 84 के बाद ऑन डॉक्यूमेंट, मेरी खुद की, आपके रतन देवासी जी रतन देवासी की। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन डॉक्यूमेंट कह रहा हूं, रतन देवासी की, नंबर 1। तो जो भी है, पुराना समय था, बाप दादा सब बैठते थे, किया सब लोगों ने, सबको पता है। शहर है, व्यापार तो करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई धंधा करेगा, खाएगा कहाँ से? तो वो पुराने समय से चला आ रहा है। मैं हैप्पी हूँ कि नए समय से कुछ हुआ नहीं है और सब कुछ ठीक है और सब जानते हैं और रिकॉर्ड पे है। रिकॉर्ड को आप दरकिनार नहीं कर सकते, रिकॉर्ड पे कई बार आ चुका है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा रतन जी, जब लोग ये कहते हैं कि भाई अगला कार्यकाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि चुनाव के लिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वापस सांसद के लिए तो नहीं खड़ा करेंगे, ऐसे आते तब आप क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगे रतन जी? देखिए, साफ बात है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं? पहली बात, मैं चाहूंगा मैं लड़ूं, नंबर 1। जब मैं सार्वजनिक जीवन में, मुझे 30 साल से अधिक हो गए, रात दिन परिश्रम किया है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि रतन देवासी आज महीने भर से नहीं मिल रहा। आपको इन सड़कों पे घूमते हुए मिलता हूं, आप लोगों को भी। ठीक है, ये पैशन है, शौक है, जरूरत नहीं है। चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो ये तो जारी रहने वाला है, मजबूती से जारी रहेगा, आप लोगों से मिलना, बात करना। पर चूंकि मैंने 10 साल, पिछड़ा वाला चुनाव भी कम वोटों से हारा था, 10 साल संघर्ष किया, लोगों ने अच्छे वोटों से जिताया,
सरकार भले नहीं थी, मेरी जितने जितने प्रयास है मैं कर लेता हूँ लोगों के लिए, मिलना, करना, काम करना। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पे एक चुनाव एमएलए का मैं लड़ूं। क्यों? और लोग मानेंगे नहीं, कई लोग नहीं मानते, मेरे जो लोग मुझे जानते, जो मेरे स्वभाव को जानते, वो मानते। तो मेरी भी ऐसी इच्छा है कि एक आधा एमएलए का चुनाव में और लड़ूं, अच्छा, ताकि हमारा होप है कि सरकार बने, लोगों के अच्छी तरह से काम करा सकूं। 10-15 साल गए, आप लोगों के भी अच्छी तरह से मदद रूप हो, और एक चुनाव लड़ने के बाद वैसे ही हम लोग 60 के करीब होंगे। तो मैं चाहता हूं 60 और 70 के बीच मैं अपने लोगों और पार्टी के लिए और मजबूती से कहीं और बैठ के भी काम करूं। हमारा अनुभव वहां उपयोग में आना चाहिए। देखिए, इट इज बेटर कि फोर्सफुली फेयरवेल हो और हैप्पी फेयरवेल हो। उन दोनों में कई लोग चुनने में मिस्टेक कर जाते हैं। मेरा मानना है कि राजनीति में फेयरवेल नहीं होता है, पर राजनीति में प्रमोशन होना या स्थान परिवर्तन होना इज इक्वल टू फेयरवेल। तो हैप्पी फेयरवेल एंड हैप्पी प्रमोशन जो है उसका आनंद लेना चाहिए बनिस्पत फोर्सफुली। तो मैं समझता हूं कि अच्छा चुनाव एक एमएलए का, मुझे कोई एमपी का चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है अभी। 19 में भी मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, वैभव गहलोत जी को लड़ा रहे थे, जोधपुर ले गए। जब हमारे नेताओं ने कहा कि तू बेस्ट चॉइस है, आप लड़ो, और मैं लड़ा और मैंने उसमें परिणाम लाया। 18% वोट कांग्रेस को मिलते थे, 38% वोट कांग्रेस को मिले। 2 लाख से 5.25 लाख तक हम लोग आए, जनता की मदद से, कार्यकर्ताओं की मदद से। तो मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा है, मेरे लोगों की इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वो करे, और मैं चुनाव अच्छे वोटों से जीता हुआ हूं, अच्छे परिणाम लाए, सब जगह रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अच्छा चुनाव जीते और सरकार बने तो और अच्छे लोगों की सेवा कर सके। बाकी तो देखो चलता जाएगा, ये उसका कहाँ एंड से नहीं लड़ने है। की सोचते हैं रतन जी? इसी सीट से? सेम जगह। लोग क्यों कह रहे हैं फिर इसकी सिरोही से? रतन जी के मन में बहुत यार बार मेरी बार बात उलबुला सुनो, आता है कि लड़ना है चुनाव ये यार। 15-20 साल से सुन रहा हूँ। हाँ, मैं एनएसयूए का जिलाध्यक्ष था 97 में सिरोही में, तभी भी कह रहे थे ये सिरोही से लड़ सकता है। 3 में लड़ा तो बोले 8 में सिरोही आ जाएगा। 8 में एमएलए था, 18 में जब चुनाव आया तो सबने कहा कि भाई ये सिरोही जाएगा, स्वयं लोढ़ा जी सुमेरपुर जा रहे हैं, या कोई और लड़ रहा है। तो ये तो एक चैनल है, सो कॉल्ड लोग जो होते हैं ना संसार में, उनकी ये ऐसे होते हैं, वो फेंकते हैं कि ये हो जावे तो पिंड छूटे इन सारों का, यहाँ से चले जावे। मगर हम जाने के लिए नहीं है, हम रहने के लिए है यहाँ। हाँ, मुसाफिर जो है कई प्रकार के होते हैं। हमने तो पूरा जीवन यहाँ दिया है, क्या क्या फर्क पड़ेगा? एमएलए नहीं थे 10 साल और आगे भी नहीं बने तो क्या पूरी जिंदगी में एमएलए थोड़ी रहूंगा? ये तो जीवन का सत्य है कि पूरी लाइफ में एमएलए नहीं रह सकता हूँ। मगर जिनके साथ रहे, जिनकी 4-4 पीढ़ी के साथ हमारा नाता हो गया है, उन लोगों को छोड़ के और क्यों जाएंगे खुद के स्वार्थ के लिए कहीं भी? उनके साथ रहेंगे, उनके साथ बड़े हुए, उनके साथ चले, हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है, होता है कि भाई कभी कोई पार्टी कहती है कि यहाँ से लड़ो, वहां से लड़ो, अपनी अपनी बात होती है, पार्टी के आदेश कई बार मानने पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव में मैं लड़ा ही ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी अफवाह है, ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ के लोगों ने अच्छे वोटों से जीता है, यहीं डट के जो है चुनाव लड़ेंगे, लोगों का वो काम करेंगे, और जीवन में यही कामना करेंगे कि सद्बुद्धि देवे हमको ईश्वर भगवान, चुनाव लड़े, एमएलए बने, लोगों के काम आए। और जब आप नहीं कर सकते हो मेहनत, तो फिर जिद नहीं करनी चाहिए चुनाव लड़ने की। तब आपका अनुभव जो है वो घर घर जाके कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के काम के लिए आना चाहिए। संसार में राजनीति और समाज सेवा करने के लिए बहुत सारे उपाय है और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप काम कर सकते हो। परसेप्शन लोगों में जो है वो मिट नहीं सकता। जिनको आपके साथ में खड़ा रहना है वो आपके साथ खड़ा रहेगा। एमएलए नहीं थे तो भी लोग खड़े रहे उसी तादाद में, एमएलए है तो भी खड़े हैं और नहीं लड़ेंगे। और एक उम्र होने के बाद में आप चीजों को छोड़ के दूसरा काम करते हो तो आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ती है। ये मेरी सामाजिक और राजनीतिक और जीवन की सोच है, उसी के साथ में आगे चलता रहूंगा। पर रतन जी अब मैं आपसे पूछूं, लास्ट 2-3 साल बचे रतन जी, आप जब देखते हैं इस 2.5 साल सरकार को हो गया भजन लाल जी, तो जब लोग कई बार सत्ता के विपक्ष जो लोग हैं वो कहते हैं कि पर्ची वाले सीएम, आप ही की पार्टी के कहे गए पर्ची वाले, तो आपको क्या लगता है? ये पहली बात की पर्ची वाले सीएम उन्होंने कुछ काम किया है या सच में पर्ची वाले? क्या आपको क्या देखिए, लगता मैं है? तो आप तो घूमते हो, सबको मिलते हो, आप तो सबसे पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पूछ लो बंद कमरे में बिना कैमरे, तो आपको सत्य जवाब तो वही देते हैं। आपको पता है, मेरे को पता है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जब वो खुद ही कह रहे हैं कि सरकार में मजा नहीं आ रहा हमको, खुद ही कह रहे हैं वो लोग कि यार मजा नहीं आ रहा है। उनके कई ऐसे जनप्रतिनिधि है या रहे हुए हैं, वो भी कह रहे हैं मजा नहीं आ रहा है। तो इन सवालों का उत्तर वो खुद ही लोग कह रहे हैं, तो हम तो फिर रोज ये धरने प्रदर्शन ज्ञापन में कह ही रहे हैं ना। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से
सरकार जो है बहुत तेजी से काम होने चाहिए, वो नहीं हुए। बहुत कुछ करने को है जो सरकार नहीं कर पाई है अपने इलाकों में भी, उसको करना चाहिए। और राजस्थान की जनता के लिए कोई भी काम अच्छा हो रहा हो तो हम भी मदद रूप है लेनी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि जब खुद के कार्यकर्ता ही दुखी है तो दूसरों के तो क्या बात करने लायक ही नहीं। अच्छा, बात करने लायक एक मुद्दा ये जो हर चुनाव दरमियान चुनाव लोग नेता वादे करते हैं और लोग बड़ी अपेक्षा से हमको देखते हैं, नेताओं को अब देखना छोड़ दिया उन्होंने। वो मुद्दा है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा। सर, हमने जब भूटाराम जी से सवाल पूछा, उन्होंने कहा हमारी भावना है, हमने बात की है, पर भावना है कि पैसा मिलना चाहिए। अब क्या आप भी ऐसा ही कोई एक उत्तर देंगे कि मेरी भी भावना है और पैसा मिलना चाहिए, कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिले, ताकि लोग समझे कि भाई जा चुका है। अब तो क्या कोर्ट का भी ऑर्डर आया, आपने देखा होगा। हाँ। ठीक है, पहली बात। हाँ। मैं 19 में जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सिरोही के अरविंद पवेलियन में मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने ये बात कही थी। उसके बाद तो निरंतर कही है, पर मैं आपको शुरू कर लेता हूं तब से कि लोगों की क्या गलती है। जिस व्यक्ति ने विश्वास करके बैंक में पैसा जमा कराया, किसी ने एफडी की, किसी ने पैसा जमा कराया, अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा वहां रखा कि मेरे सुख दुख में मेरे काम आएगा, और वो अटक गया वहां। और कईयों के बहुत बड़े अमाउंट है, लोग मुझे मिलते हैं, तो मेरी बात सुनो, उनकी तो गलती कोई है नहीं, और वो फंस गया है। आजकल पैसे की तो जरूरत पड़ती है हर जगह, और उसको वो पैसा अगर नहीं मिल रहा है, मेरी बात सुनो, तो क्या करेंगे हम लोग? तो कैसे करेंगे? मैंने हमेशा कहा इस बात को कि भाई कैसे भी करके इसको डिस्पोज करो। किसी के एसेट पड़े हैं, बेच दो, पर उसका डायरेक्ट जो है वो मेरिट बना के किस प्रकार से देना है, उसकी एक योजना बना के उनको पैसा लोगों को लौटाओ। आज की तारीख में तो आप कहेंगे तो लोग कहेंगे मोरे ब्याज दी जरूरत, मोरे तो पिया दे रहा। इस बात के बस यही कह रहे हैं सर। तो देखो, बहुत बड़ा अन्याय है। हम तो बातें कर रहे हैं, खाली भाषण दे रहे हैं या आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। खुद का फंस गया होता ना, रखा हुआ होता अंदर, और ज्यादा पैसा होता तो खुद ही धमीट लेते। अभी अरे मर गया मर गया, पहले हम ही कूदते सबसे पहले, कोई भी नेता हो। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा होना चाहिए, ये मेरा मत है, कि जालोर सिरोही में जो भी जनप्रतिनिधि सब है, तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए है, पर सबको मिलकर पार्टी से ऊपर उठ के बैठ के बात करनी चाहिए कि इसका कैसे जल्दी फैसला हो। उसके लिए सरकार की अगर कहीं मदद लेनी है, कहीं से भी कोई बात करनी है, तो उसके लिए सबको कलेक्टिव जाके और करवा देना चाहिए इस बात को, और पहल करनी चाहिए। तैयार बैठे हम लोग, इसमें कौन सी कोई नाक थोड़ी कट रही है, कोई बुलावे और हम जावे, पर प्रयास तो सबके तो होंगे, तब होंगे ना। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी भावना है, मेरी भावना नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। पर वो उसका वो पालन कैसे होगा? जब बैठ के कुछ डिसाइड करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ बुद्धिजीवी नेता नहीं है जालोर सिरोही में, सब बैठ के डिसाइड करेंगे और कहेंगे कि ये प्रॉपर अप्रोच है, यहाँ करनी चाहिए, तो अपने आप बात हो जाती है। सिर्फ सवाल उठाने से या बोलने से कुछ नहीं होता, मैं समझता हूँ इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को जल्दी जो है इसमें, अब बहुत लंबा समय निकल गया है, बहुत लंबा समय निकल गया। अच्छा रतन जी, लास्ट 2 प्रश्न, आज अंतिम प्रश्न सेकंड, कि आपने अपने इतने बड़े पॉलिटिकल कैरियर में किसी और देवासी नेता को बनने नहीं दिया, ये जब आरोप लगता है तो दिस इज ट्रू? पता नहीं कौन कह रहा है। मेरे बनने के बाद 2003 में मैं सबसे पहले टिकट लाया। मेरे बनने के बाद में मैंने जालोर में, सिरोही में, पाली में, और भी जिले बताऊं जिनके अंदर संगठन में कई लोगों को शामिल किया। जिला परिषद, सरपंच छोड़ दो, जिला परिषद, पंचायत राज के टिकट दिलवाए, अलग अलग जगह इंटरफेयर करके। सबसे पहले तो बरसों पहले पिनवाड़ा से शुरू करा था मैंने देना, जब नया नया मैं चुनाव ही लड़ा था शायद। प्रधान बने, उप प्रधान बने, ऐसे ही थोड़ी बन गया। कोई बोले ये तो इनकी कर्तव्य, अरे भाई कर्तव्य जिम्मेदारी है इसलिए कर रहा हूं ना, तो ये भी तो कहना पड़ेगा कि इन्होंने प्रयास करके दिया। देंगे तो दूसरे लोग करेंगे जातिवाद कर रहे हैं, इनके आदमियों को मौका दे रहे। नहीं दे तो क्या, नहीं दिया, दे दिया तो बोले वो तो देना ही था। जीवन में अगर आप किए को सच झूठ और अच्छे बुरे की तुलना करके आप नहीं कहोगे, तो जो व्यक्ति ऐसी बात करेगा ना, पीछे वाला व्यक्ति उसको कभी सम्मान नहीं देगा और वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो खुद की लाइन आगे बढ़ाने के लिए मिटाई नहीं जा सकती, लाइन आगे बढ़ाओ, पहली बात। दूसरी बात, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने की, दिया है। इतने लोग ऐसे ही जुड़े हुए हैं क्या? और जो जो जिसको मौका मिला उनको हमने मौका दिया। हमने पिछली बार कांग्रेस का प्रकोष्ठ बनवाया था, एमबीसी का। एमबीसी के प्रकोष्ठ में संयोजक जो है 5 जातियों में से गुर्जर, गाडलियाल और बंजारा, उसमें
देवासी को बनाया था हमने पार्टी के प्रकोष्ठ में, एमबीसी का अध्यक्ष। इसी प्रकार से कई जगह, मैं नाम लेके बता दूं आपको, ये ब्लॉक अध्यक्ष बना, ये पार्टी में ये बनाया, इसको पंचायत समिति का मेंबर बनाया, रानीवाड़ा छोड़ के ही बात कर दो, इसको जिला परिषद का बनाया। तो उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, दूसरे लोगों को संतुष्ट करके टिकट दिलाना, फिर उसको जिता के लाना, जिता के लाने के बाद उसको मान लो आप प्रधान बना रहे हो, उप प्रधान बना रहे हो, तो दूसरे समाज के डेलीगेट है उनको सबको संतुष्ट करना, फिर उन लोगों को वहां बुलाना। कई बार लोग विरोध करते हैं कि कोई हो जाए, विशाल जी नहीं होने चाहिए, तो कहना पड़ता है यार गम खाओ, करो इनको। तो ये तो रिकॉर्ड पे है, क्यों बातें करनी। अच्छा, दूसरा, मेहनत करोगे तो लोग अपने आप आगे बढ़ा देंगे। आगे सब, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता है, सब प्रयत्न करते हैं कि ये अच्छा आदमी है, इसको अच्छी जिम्मेदारी दो और इसको मोटिवेट करो कि ये अच्छा काम करके आगे बढ़ सके। दौड़ना आपको ही है, रिजल्ट आपको देना है, लोग चुनेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। और फिर अगर किसी को मेरे से आशा है कि नहीं, ये कहेंगे तो ही मैं पार पड़ सकता हूं, और ये कहेंगे तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूं, और ये कहेंगे तो मुझे मदद मिलेगी, तो फिर सीधे आना चाहिए अंदर कि साहब मेरी करो, ओके कैरी ऑन। बातें करके गोल गोल घूम के मेरी मदद भी लेना चाहो और ईर्ष्या भाव से मेरी निंदा भी करनी है, तो ऐसा चल नहीं सकता है। अच्छे निंदक बनो, निंदा करो मेरी, नो डाउट, मगर अच्छी निंदा करो, हेल्दी कंपटीशन एंड हेल्दी निंदा। ऐसे नहीं आ सकता कोई आगे, देयर इज नो बैकडोर एंट्री। मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तब लोग नेता मानेंगे। और यूं ही चाहते हो कि बिना मेहनत हमारे ऊपर हाथ रख देवे और मेहनत करावे थोड़े नेता बन जाए, तो उसके लिए भी तैयार हूं, मगर उसके लिए कहो तो सही कि भाई साहब हमारे खा आईओडी है, आप मेरे को करो तो मैं कुछ ना कुछ सेट हो जाऊंगा, तो वो कर लेता हूं। तो ये तो रिकॉर्ड पे है कि कितने लोगों को मदद की, और ये दिन रात है, एक दिन का नहीं है। तो सिर्फ व्हाट्सएप या भाषण देने से, या सिर्फ कि आज मैंने ये धरना या आंदोलन रखा है, उससे कोई नेता नहीं बनेगा। डेली अफेयर है, एवरी मिनट अटेंडेंस जॉब है, यू हैव टू डिलीवर एवरी मिनट। So lastly on this end of this podcast, एक कोई काम जिसके लिए रतन देवासी को राजस्थान, रानीवाड़ा या फिर कहे सूर्य जालोर के, जहां आप एक बार प्रत्याशी भी रहे, याद रखेंगे, एक काम के लिए मैं रहूं ना रहूं लेकिन मेरा नाम याद रखा जाएगा, तो वो एक काम रतन जी कौन सा होगा? प्लीज डोंट से 36 कौमों के लिए मैंने बता नहीं, एक कोई काम रतन जी। नो नहीं, देखो काम आपने कहा है ना, ये भी एक काम है। जब राजनीति में, सामाजिक जीवन में आते हैं तो सबसे बड़ा कर्तव्य और काम जो होता है ना, तो मेरे को जो याद रखेंगे ना, हाँ। तो वो इसलिए याद रखेंगे कि अच्छा प्रेम भाव रखने वाला व्यक्ति, निंदा करते हो तो भी वो निंदा करने वालों की कभी भी पलट के जो है व्यवहार खराब नहीं किया, डायलॉग्स हमेशा रखे। किसी ने बहुत लेवल से नीचे उतर के भी परिवार तक बातें की होगी, तो भी कभी मैंने पलट के इस रूप में कभी जवाब नहीं दिया। बहुत पेशेंस रखना, गम खाना, अच्छे व्यवहार करना। हमारे लोग जिन जिलों में हम बैठे उनके साथ में पारिवारिक जो है वो तालमेल रखना, और एक गरिमा से नीचे उतर के कभी बात नहीं करना। राजनीति में किस प्रकार की लाइन डेवलप करके आपको काम करना पड़ता है, किस प्रकार से आपको लोगों के साथ में अच्छा रहना पड़ता है, उसको, उसका उदाहरण पेश करना। और पद रहे या नहीं रहे, पद मिला या नहीं मिला, हारे या जीते, वो उसी जिंदा दिली के साथ में, उसी उत्साह के साथ में खुले मन से बात करना। और आलोचना भी मैंने किसी की की है तो खुल के की है, विरोध भी किया है तो खुल के किया है, पीठ के पीछे कभी किसी को छुरा नहीं मारा, विरोध भी किया है तो सामने लड़ाई लड़ी है, और सबको ईमानदारी के साथ सबके साथ खड़ा रहा हूं, कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की है। इस चीज के लिए हम रहे कि नहीं रहे, सदियों के लिए मैं आपको आज भी कह रहा हूं, मैं याद करा जाऊंगा, और इसी भावना के साथ मैं काम करूंगा। अपनी शैली में, अपने काम करने के तरीके में कभी इस प्रकार का बदलाव नहीं रहूंगा। कहीं सामने आएगा कि मैंने एक चूक की और मेरा व्यवहार इसमें खराब है, तो उसमें जरूर मैं सुधार लाऊंगा। इस काम के लिए याद कराएंगे। बाकी तो अगर मैंने स्कूल बना दिया कि ये स्कूल मैंने बनाया था, ये हाईवे मैंने बनाया, ये मेरा कर्तव्य था, मैंने कर लिया, लोग अपने आप बात करेंगे। मैं क्यों कहूंगा कि ये मेरे जमाने में हुआ, लोग कहेंगे कि इनके जमाने में ये स्कूल बनी थी, जो आज भी हमारे मॉडल स्कूल काम होती है। जालोर जिले में एक ही मॉडल स्कूल है रानीवाड़ा में, जिसके लिए मैंने रात दिन प्रयास करा के जो है उसको बनाई थी, और वहां आज सामान्य घर का बच्चा भी जाके पढ़ता है। ऐसे में 100 उदाहरण काम के दे सकता हूँ, पर वो हमको ऐसा नहीं जताना चाहिए, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य था, मैंने किया। लोग कहेंगे कि उनकी समय बना था, लोग शिलालेख पे पढ़ लेंगे कि इनकी समय बना था। व्हाई शुड आई टेल दिस, मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं इसलिए याद रखा जाऊंगा कि जो बातें मैंने आपको कही है ना, उसके लिए जीवन भर रखा जाऊंगा। जीवन चलने का नाम है, कोई कुछ नहीं होता है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, मगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आप अच्छी तरह से काम करोगे,
दिल खोल के काम करोगे, ईमानदार रहोगे तो पूरे जीवन याद रहोगे। पद सदैव नहीं है, राजनीति सदैव नहीं है, समाज सेवा सदैव रहेगी। जब तक जियोगे तब तक आपके अच्छे व्यवहार को लोग याद करेंगे। अच्छा व्यवहार करना चाहिए और भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दे कि राजनीति में मैं निंदा करूं, खिलाफत करूं, विरोध करूं, पर मेरी भाषा, मेरी शैली किसी को व्यक्तिगत जो ठेस पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए, किसी समाज, किसी परिवार को वो ठेस पहुंचाए और उसकी वजह से मुझे बद्दुआ ले, ऐसा काम भगवान आपेश्वर किसी से नहीं कराए, मेरे से भी नहीं कराए, भले कुछ मिले या नहीं मिले। तो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू एंड दिस पॉडकास्ट। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। रतन देवासी जी ने आरोप प्रत्यारोप का बड़ा खुलकर डटकर जवाब दिया है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रतन देवासी जी का ये बातचीत आपको कैसा लगा। शुक्रिया।